Welcome back. Now let's see section 12. Section 12 सर्विसेज का प्लेस क्या होगा ये डिसाइड करता है. Let's see. Place of supply of services where location of supplier and recipient is in India. इन्हें सप्लायर जो सर्विस देने वाला है और सर्विस जिसको दिया जा रहा है, इन्हें सप्लायर एंड रिसीवर of service, supplier and receiver of service both are in India. Okay, दोनों इंडिया में. तो पहले दिमाग में डाल लो कि मैं सर्विस दे रहा हूं, आप सर्विस ले रहे हैं और हम दोनों इंडिया में हैं. तो प्लेस क्या रहेगा? ओके, अब शुरुआत में ही बता देता हूं कि एक बहुत लंबा सेक्शन है ये. इट्स अ लॉन्ग सेक्शन कवरिंग ऑलमोस्ट 13 to 14 डिफरेंट पॉइंट्स. ठीक है, तो धीरे धीरे हम चलेंगे, एक एक पॉइंट को इन डेप्थ देखते हुए चलेंगे. राइट, चलो शुरू करते हैं. द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया. दोनों इंडिया में है, तो तब क्या करना, लेट्स सी. वैसे लोकेशन ऑफ सप्लायर का डेफिनेशन और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का जो डेफिनेशन है वो हम डेफिनेशन सेक्शंस में देख चुके हैं. अगर आप भूल गए हैं तो इस लेक्चर को बंद करें, पॉज करें, बुक को पलटाए, पीछे जाए. डेफिनेशंस के अंदर लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट के डेफिनेशंस थे. सीजीएसटी में भी थे, आईजीएसटी में भी थे. उसको पहले आप रीड करें एंड देन स्टार्ट विद दिस सेक्शन. ओके, गुड. हम आगे चलते हैं. अब देखो, यहां से शुरू होता है एक्चुअल सबसेक्शन 2 से. सबसेक्शन 2 के बाजू में लिख दो जनरल. जनरल रूल क्या है? देखो, जनरल रूल यह है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट द सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 to 14. तो ये 3 to 14 जो है वो स्पेसिफिक रूल्स है. रूल्स यानी कि प्रिंसिपल्स है ये सेक्शन. रूल्स मतलब के रूल से मेरा कोई मतलब नहीं है. सीजीएसटी आईजीएसटी रूल से मतलब नहीं है. रूल से मतलब है यहां प्रिंसिपल्स. तो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स आर डिफाइंड इन सबसेक्शन 3 to 14. अलग अलग सिचुएशन में क्या लेना, अलग अलग सर्विसेज के लिए क्या लेना है, वो इसमें डिफाइंड है. तो जो सारे सर्विसेज 3 to 14 में नहीं है कवर्ड, वो ऑटोमेटिकली 2 में है. किसमें है? 2 में. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विस, एक ऑडिट क्लाइंट आया मेरे पास, मैंने उसको ऑडिट किया, तो वो सबसेक्शन 2 में आता है, क्योंकि ऑडिट के लिए 3 to 14 में कोई प्रोविजन नहीं है. ओके, तो स्पेसिफिक रूल्स है, स्पेसिफिक प्रोविजंस भी लिख सकते हैं इसको. रूल से अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो राइट प्रोविजन. स्पेसिफिक प्रोविजंस आर गिवन इन सबसेक्शन 3 to 14. और जो 3 to 14 स्पेसिफिक प्रोविजंस में नहीं है तो वो जनरल में है. तो 2 इज जनरल. राइट, क्या कहता है? देखो, अगर मैं सर्विस दे रहा हूं मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन. यानी मेरे पास ऑडिट करवाने के लिए क्लाइंट आया. कौन आया? आप सब तो जानते हैं, इन्फोसिस. इन्फोसिस इज माई क्लाइंट. राइट, Reserve Bank of India is my client. State Bank of India is also my client. You name it, all the big companies are my clients. For example. ठीक है, तो मैंने उनको ऑडिट किया. अब ये सब तो रजिस्टर्ड पर्सन है ना जीएसटी में. दे आर ऑल सप्लायर्स ऑफ सम काइंड और द अदर. कुछ सर्विसेज वाले हैं, कुछ गुड्स वाले हैं, एंड दे आर ऑल रजिस्टर्ड पर्सन. तो मैंने उनको ऑडिट करके दिया. राइट, आई हैव ऑडिटेड देयर अकाउंट्स. तो वो लोग जहां पे रजिस्टर्ड है, वो लोग जहां पे रजिस्टर्ड है, वहां मैंने सर्विस दिया, ये माना जाएगा. सो प्लेस ऑफ सर्विस इज द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ सर्विस रिसीवर्स. सिंपलेस्ट है, कोई डाउट किसी को नहीं है ना. तो एक अहमदाबाद वाली कंपनी है जिसका मैंने ऑडिट किया, उसका रजिस्टर्ड प्लेस अहमदाबाद में, तो मैंने सर्विस कहां दी? अहमदाबाद में. एक दिल्ली का है तो दिल्ली, चेन्नई का है तो चेन्नई. सिमिलरली, वेरी सिंपल.
देन सेकेंड पॉइंट है कि मेड टू एनी पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। अगर मैंने सर्विस दी चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विस ऐसे पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, सैलरीड क्लास वाला एक आया, उसका मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, 2000 रुपए ले लिए रिटर्न फाइल करने के, है ना, तो फिर ये सर्विस कहां दी मैंने? तो देखो, शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट वेयर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट्स। अगर मेरे पास उस आदमी का एड्रेस है ऑन रिकॉर्ड, मैं सर्विस उसको दे रहा हूं, इफ आई हैव हिज एड्रेस ऑन रिकॉर्ड कि वो कहां का है, तो फिर वो देखेंगे एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, अंडरलाइन एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। और अगर वो भी नहीं है, इफ आई डोंट नो हिज एड्रेस ऑल्सो, देयर इज नो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, आया कुछ तो भी काम करवाया चली गया, एक एडवाइस लेने आया था, एक क्लाइंट आया से मेरे ऑफिस में एडवाइस लेने आया, तो 3 घंटे बैठा बातें इधर उधर की करते हुए, मैंने टाइम नोट कर लिया था, ऑल प्रोफेशनल्स नोट द टाइम के कब आए अंदर, फिर जब वो जा रहा था तो टाइम देखा मैंने, 3 घंटे हो गए, मैंने उसको बिल बना के दे दिया, भैया 3000 रुपए भर दो जाते आते, जो तुमने मेरे से कंसल्टेंसी सर्विस ली है, मेरा फीस है 1000 रुपीज पर आवर फॉर कंसल्टेंसी सर्विस। ये तो देखो कम बता रहा हूं मैं आप लोगों को, वैसे ज्यादा है, 10,000 रुपए लेता हूं मैं पर आवर कंसल्टेंसी चार्जेस, तो मान लो 30,000 का बिल बना दिया, तो इसमें जीएसटी लगेगा ना, तो अब कहां सप्लाई किया, उसका एड्रेस तो मेरे पास है नहीं, शायद उसका नाम भी नहीं जानता, ऐसे ही एनोनिमस आया, बोलते मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, कंसल्टेंसी को लेने आया है टैक्स प्लानिंग ये वो, तो नाम भी नहीं बता रहा, कहां से आया, कौन है, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड तो दूर दूर की बात है, नाम भी नहीं है मेरे पास उसका, तो फिर क्या होगा? देखो, लोकेशन ऑफ द सप्लायर मेरी ऑफिस, वो मेरे ऑफिस में बैठा था ना, तो मेरा लोकेशन जो है मेरी ऑफिस में बैठा है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस इन अदर केसेस। आए समझ में? दिमाग में फिट करो, अब इसको दिमाग में फिट करो, जनरल रूल एक एक फिट करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले क्या देखेंगे कि जिसको हमने सर्विस दी उसका वो रजिस्टर्ड है क्या जीएसटी में? अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्टर्ड प्लेस, डेस्टिनेशन वो है, मैंने सर्विस दी, मेरा ओरिजिन है, उसका डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो हमेशा उसका लेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन जहां पे रजिस्टर्ड है, जिसको मैंने सर्विस दी, वो रहेगा प्लेस ऑफ सर्विस, सिंपल। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर 2 बातें होगी, उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है क्या मेरे पास? अगर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, आई हैव रिकॉर्ड ऑफ हिज एड्रेस, तो फिर वो जो एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सर्विस। और अगर वो भी नहीं है, देयर इज नो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, तो फिर मेरा प्लेस, तो फिर अपना प्लेस, सप्लायर का जो प्लेस है वही होगा प्लेस ऑफ सर्विस। ठीक है, 3 बातें, अगर उसका रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड, नहीं है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, वो भी नहीं है तो अपना प्लेस। हो गया फिट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो जनरल रूल है। अब यहां से स्पेसिफिक प्रोविजन शुरू करते एक एक करके, कुछ छोटे से है, कुछ थोड़े लंबे है, जो भी है सब देखते हैं अपन। लेट्स सी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अंडरलाइन इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कंस्ट्रक्शन आ गया इसमें, सब वो सब रिपेयर्स, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, वो सब आ गया। इंक्लूडिंग, तो इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला है, फिर इंक्लूडिंग बोला है, तो यहाँ इंक्लूडिंग में जो दिए हैं ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, ठीक है, ये दीज आर ओनली एग्जाम्पल्स, जैसे आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर्स, ये एग्जाम्पल है। एनी सर्विस विच इज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी विल कम हियर। तो इसमें क्या क्या चीज आएंगी जो लिखी नहीं है वो भी अपन लिख लेते हैं। देखो, कंस्ट्रक्शन, मेन तो वही होता है ना कंस्ट्रक्शन सर्विस, फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना, फिर फिनिशिंग प्रोसेसेस, टाइल फिटिंग, प्लम्बिंग, ये सब काम करके देना, ऑल फिनिशिंग प्रोसेसेस, तो वो सारे जो है मेनली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो वो सब भी इसमें आएंगे। एंड इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट जो सर्विस दी डिजाइनिंग का, तो वो भी इसी में आएंगे ना, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, सर्वेयर्स जो सर्वे करते हैं,
लैंड सर्वे, इंजीनियर्स जो कंस्ट्रक्शन में इंजीनियरिंग का सर्विस देगा, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग वगैरह वगैरह, एंड अदर रिलेटेड एक्सपर्ट्स, जैसे उसमें आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइनर, फिर वो अर्थक्वेक कहां से कैसे आ सकता है, उसके लिए बिल्डिंग का मैपिंग कैसे होना चाहिए, प्लानिंग कैसे होना चाहिए, वो एक एक्सपर्ट्स होते हैं, सीस्मिक एक्सपर्ट्स। तो बहुत सारे लोग रहते हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में अपना कोई तो भी रोल परफॉर्म करेंगे, सम काइंड ऑफ फंक्शन दे विल परफॉर्म, तो वो सब इसमें आएंगे, रिलेटेड एक्सपर्ट्स। और एस्टेट एजेंट्स, एजेंट्स भी आ गए इसमें जो परचेज सेल में हेल्प करते हैं हमें, एस्टेट रियल एस्टेट एजेंट्स। एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ राइट्स टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी रेंटल भी आ गया इसी के अंदर, रेंटल सर्विस वो भी इसी में आ गई। अपन देखा ना कि रेंटल फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्लेस फॉर रेसिडेंशियल पर्पज इज एग्जेम्प्ट, बट रेंटल ऑफ कमर्शियल स्पेस, रेंटल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या इवन रेंटल ऑफ रेसिडेंशियल प्लेस फॉर बिजनेस यूज इज टैक्सेबल, तो वो भी इसमें आएगा, तो रेंटल भी इसी में आ जाएगा। ग्रांट ऑफ राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी, और कैरिंग आउट और कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, कैरिंग आउट यानी वो आ गया कंस्ट्रक्शन जो ऊपर लिखा, कैरिंग आउट कंस्ट्रक्शन और कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें मैनेजमेंट एजेंसीज भी होती है, मालूम है, बहुत बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनते हैं ना, तो उसमें मैनेजमेंट एजेंसीज होती है, तो वो क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन को मैनेज करते हैं, बिकॉज इट्स अ बिग बिजनेस, इट्स अ बिग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड ना, कितने लेबर आ रहे, कहां से आ रहे, कब आ रहे, मशीनरी कब आनी चाहिए, फिर तुम्हारे इक्विपमेंट कब आना चाहिए, मटेरियल कब आना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि बहुत सारा मटेरियल आके पड़ा है और कंस्ट्रक्शन में काम भी नहीं आ रहा और मटेरियल वेस्ट हो जाता है या उसमें पैसा फंस जाता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप देखो इसको, तो एक पूरा जैसे एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वैसे ही है ना कंस्ट्रक्शन, तो इसमें मैनेजमेंट एजेंसीज भी होती है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का काम है उनका। तो मटेरियल इन टाइम आना चाहिए, अगर अगले हफ्ते का इतना मटेरियल रिक्वायरमेंट है तो बराबर एक हफ्ते पहले आना चाहिए या 2 दिन पहले आना चाहिए। फिर क्वालिटी टेस्टिंग करो उसका, मटेरियल जो है उसका क्वालिटी टेस्टिंग, सीमेंट आया उसका क्वालिटी टेस्टिंग, सैंड आई है उसका क्वालिटी टेस्टिंग, लोहा आया है आयरन, तो उसका क्वालिटी टेस्टिंग होता है कि बराबर है कि नहीं तो बिल्डिंग बनते बनते ही गिर जाएंगी। तो ऐसे कितने सारे एक्सपर्ट्स इसमें काम करते, देखो मैनेजमेंट, ये वो हजारों सर्विसेज इन्वॉल्व होती है। फिर कोई प्लम्बिंग का काम करेंगे आके, प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का काम, वो सब इसमें आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑल विल कम हियर इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आ रहे समझ में, दिमाग में फिट हो रहे एग्जांपल्स, वेरी गुड। तो ये एक क्लॉज हुआ, एवरीथिंग रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और कंस्ट्रक्शन, जस्ट नॉट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन और उसके बाद की जो सर्विसेज है उसको लेट आउट करने का काम, रियल एस्टेट एजेंट बेचने का काम, परचेज का काम, लेट आउट करने का काम, सब उसमें आएंगे। इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्ट, सर्वेयर्स, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के पहले से लेकर के, प्लानिंग से लेकर के कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन के बाद के जो काम है वो सब इसमें आएंगे। फिर सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। देखो जितने एग्जाम्पल्स आप दिमाग में सोचोगे, जितने इमेजिनेशन स्ट्रांग करोगे और वाइड करोगे, उतना सब जल्दी से जल्दी समझ में आएगा और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू रिकॉल एंड राइट। ओके, तो पूरा इमेजिनेशन करो। सेकेंड, बाय वे ऑफ लॉजिंग, अकोमोडेशन, बाय अ होटल, वो भी देखो कहीं ना कहीं इमूवेबल से ही रिलेटेड है। होटल है ना, बिल्डिंग है, उसको लेट आउट करते हैं होटल, इंस। ये हमने क्या देखा है, याद है आपको अभी तक लॉजिंग अकोमोडेशन के बारे में क्या क्या देखा हमने, कि लॉजिंग अकोमोडेशन सर्विस है, टैक्सेबल है, वो तो मालूम है सबको। 1000 रुपीज से कम अगर उसका टैरिफ है तो वो एग्जेम्प्ट है, 1000 रुपीज से कम है तो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्पशन याद करो। देखो जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे का पूरा याद आना चाहिए, हाँ, हार्ड डिस्क डेटाबेस में याद आना चाहिए। वेरी गुड। नहीं तो पता चला कि सर्च करता रहा और दिया कि डेटा नॉट फाउंड
तो फिर आगे पढ़ने का कोई सेंस, कोई मतलब नहीं है। ओके ओके चलो, तो 1000 रुपीज से कम है तो एग्जाम्प्ट है। फिर 1000 रुपीज से लेकर के 2500 के बीच में है, 2500 से कम है तो 5% टैक्स, उसके ऊपर है तो 12% टैक्स। फिर 7500 के बीच में 2500 से 7500 से नीचे है तो 18% टैक्स है, और 7500 रुपए से ऊपर है रूम चार्जेस पर डे तो 28% जीएसटी है ना। तो रेट्स याद है आपको, वेरी गुड। तो देखो अब क्या बोलते हैं, तो होटल है, तो अब सवाल यह है ना कि भाई सर्विस कहां दी, प्लेस, रेट्स तो ठीक है लगा देंगे लेकिन प्लेस भी मालूम होना चाहिए। तो देखो होटल, इन, गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, कैंप साइट, बाय वॉट एवर नेम कॉल, यानी जहां जहां भी रहना होता है। धर्मशाला भी इंक्लूडेड है इसमें, धर्मशाला भी आएगा। एंड इंक्लूडिंग अ हाउस बोट, कश्मीर गए कभी आप, डल लेक में हाउस बोट है, और एनी अदर वेसल, हाउस बोट्स होती है, फिर शिप्स होती है, जैसे आप वहां जाओगे अगर तुम्हारे कहा केरला, तो केरला में भी हाउस बोट है, वेसल्स भी रहते हैं, शिप भी रहते हैं जिसके ऊपर रहना होता है, स्टे कर सकते हो, तो वो भी इसमें कवर्ड है। और बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज हॉल्स, रिसेप्शन, मैटर्स रिलेटेड है टू, यानी शादी ब्याह के सारे इवेंट्स जो होते हैं। देन ऑफिशियल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस और बिजनेस फंक्शंस, बिजनेस फंक्शंस के लिए जो लेट आउट करते हैं ना हॉल्स, यानी बेसिकली कन्वेंशन सेंटर्स हो गए, कन्वेंशन सेंटर्स, मैरिज हॉल्स, मैरिज लॉन्स, वो सब इसमें आएंगे। इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सच फंक्शन एट सच प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग सर्विसेज बोला है तो यहां पे बाकी जो सर्विसेज होती है वो भी इसी में आ जाएंगी। डेकोरेशन सर्विस वगैरह भी रहती है ना उसमें, जैसे हॉल बुक किया तो हॉल भी रहता है, साथ में फूल वगैरह लगाएंगे, डेकोरेशन करेंगे, उसका भी चार्जेस रहता है, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड माना जाएगा। एवरीथिंग विल कम इन दिस, ऑल सर्विसेज इन रिलेशन टू दी हॉल्स। और आखिरी में है एनी सर्विसेज एंसिलरी टू द सर्विसेज स्पेसिफाइड इन एबीसी, इससे एंसिलरी सर्विसेज जो होती है, तो जैसे अपन होटल में रहे तो होटल में फिर बहुत सारे सर्विसेज मिलते हैं अपने को, उसमें स्पा ट्रीटमेंट भी रहेगा, ये भी रहेगा, वो भी रहेगा, हजारों चीजें रहती ना, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड है। शैल बी द लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी और द बोट और द वेसल एज द केस में बी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो प्लेस ऑफ सर्विस माना जाएगा। सिंपलेस्ट है। जैसे हमने एक होटल बुक किया, मुझे जाना है घूमने, कहां, कश्मीर, तो मैंने वहां पे एक होटल बुक किया, तो सर्विस का प्लेस क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। हाउस बोट बुक किया कहां पे, डल लेक में, तो प्लेस ऑफ सर्विस डल लेक, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर। गोवा की होटल बुक किया तो प्लेस ऑफ स्टे गोवा, तो गोवा आ जाएगा। कितना सिंपल है। तो 99% ऑफ द टाइम तो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है कि हमने जो होटल बुक किया वो अगर 2 स्टेट में है तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे होगा, अरे होगा ना। देखो मैंने ताज ग्रुप का होटल बुक कर लिया 10 दिन के लिए, उनकी वेबसाइट पे गया, मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन मैंने कहा देखो 5 दिन मैं गोवा में रहूंगा और 5 दिन बॉम्बे में रहूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है। 5 days 1 contract, but in that 1 contract I am booking there 2 hotels situated in 2 states। फिर कैसे करेंगे, तो देखो उसका भी सोल्यूशन दिया है, लेकिन पहले समझ में आ गया जहां बोट है, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सर्विस का प्लेस माना जाएगा। तो इसमें सब चीज आती है, जैसे होटल का हो गया, फिर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कहां पे चालू है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मुंबई में, तो प्लेस कहां हो गया, मुंबई। जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है दैट इज ए प्लेस ऑफ सर्विस। या आप रियल एस्टेट एजेंट हो और आपने कौन सा फ्लैट किराए से चढ़ाया, पूना का फ्लैट, तो प्लेस ऑफ सर्विस क्या हो गया, पूना। सिंपल। फिर देखो, प्रोवाइडेड दैट if the location of immovable property or boat or vessel is located or intended to be located outside India, बड़ा इंटरेस्टिंग है, outside India,
द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहां इसका मतलब क्या है, देखो इसके जो डायग्राम्स है ना वो आगे मैंने दिए हुए हैं, एक एक हर एक के दिए हुए हैं, तो बहुत बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ समझाता हूं। सर्विस प्रोवाइडर जो है, मान लो कि क्या बोलेंगे इसको अपन, सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में है, जैसे ताज की जो ऑफिस है, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स की इंडिया में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है मान लो। आप वहां गए और आपने उनको कहा कि मेरे को बुक कर दो ताज, तो उसने कहा कहाँ जाएंगे आप, तो आप हनीमून पे जा रहे मान लो। आप कौन, मिस्टर मुकेश, शादी हुई आपकी और आप हनीमून पे जा रहे हैं। सो यू गो टू ताज ऑफिस इन दिल्ली और आपने बुक करवाया, कौन सा प्लेस बुक करवाया, ताज मॉरिशियस। तो आप जाने वाले कहां हैं, ताज मॉरिशियस में आप जाने वाले हैं। उसका बुकिंग कहां करवाया, ताज की ऑफिस में न्यू दिल्ली में। तो सर्विस प्रोवाइडर इंडिया का है, सर्विस रिसीवर भी इंडिया का है, दोनों इंडिया के, प्रोवाइडर रेसिपिएंट दोनों इंडिया के, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पे है, मॉरिशियस में। तो नॉर्मली ये रूल क्या कहा, रूल ने कहा जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है वहां सर्विस है। तो इसका मतलब सर्विस मॉरिशियस में हो गई, सर्विस मॉरिशियस में हो गई तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी ना, फिर इंडिया में जीएसटी कैसे लगेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं रुको, एक मिनट रुको, मॉरिशियस नहीं, अगर प्रोवाइडर और रिसीवर दोनों इंडिया के हैं, क्योंकि सेक्शन की शुरुआत ही है ना दोनों इंडिया के, तो क्योंकि ये दोनों इंडिया के हैं तो अब प्लेस जो है वो मॉरिशियस नहीं मानेंगे, मगर ये मुकेश का जो लोकेशन होगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, वो मानेंगे, यानी इंडिया। तो देखोगे मुकेश कहां का है, तो मुकेश है जयपुर का, तो प्लेस क्या मान लेंगे, जयपुर, एज इफ द सर्विस इज गिवन इन जयपुर, क्योंकि मुकेश जयपुर का है। तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट देखा जाएगा उस केस में। ओके, गुड। ये लोकेशन ऑफ प्रोवाइडर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आप देख के आए ना, देखो फिर से कह रहा हूं, फर्स्ट यू गो एंड रीड दोज टू डेफिनेशंस इफ यू डोंट रिमेंबर। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि where the immovable property or the boat or the vessel is located in more than one state or union territory, देखो एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है। जैसे मैंने एक होटल बुक किया, लेकिन वो होटल, दो होटल थे, एक होटल एक उनका जयपुर में है और एक होटल मुंबई में है, या एक गोवा में है एक मुंबई में है, दो होटल बुक किए मैंने, थोड़े दिन यहाँ थोड़े दिन वहां। या एक मेरा मैरिज पार्टी आ रहा है, बहुत बड़ा पार्टी है, तो वो क्या है कि ये होटल में आधे लोग रहेंगे, आधे लोग ये होटल में रहेंगे, तो बीच में स्टेट का बॉर्डर है, एक होटल इस तरफ एक होटल उस तरफ है, मेरा कॉमन बुकिंग है लेकिन दो है अलग अलग। या जैसे हम शादी की बुकिंग करते हैं, शादी तो दो जगह हमारी शादी होने वाली है, दो शादी नहीं है, दो जगह पे शादी होने वाली है। कुछ फंक्शंस यहां होंगे दिल्ली में और बाकी कुछ फंक्शंस चेन्नई में होंगे। तो हमने होटल से कॉन्ट्रैक्ट किया, ताज से, उनको कहा कि हमारे 3 दिन के फंक्शन दिल्ली होटल में होंगे क्योंकि दुल्हन वाले लोग वहां के हैं, और फिर 4 दिन के फंक्शन चेन्नई में होंगे क्योंकि दूल्हे वाले लोग वहां के हैं। तो ऐसा चलते रहता है, कॉमन बुकिंग्स आती है। या जहां वेसल की बात करें तो शिप है। अब ये शिप यहां कौन सी आती है, मेनली वो क्रूज शिप्स आती है। तो क्रूज शिप का हमने बुकिंग किया। अब क्रूज शिप पे 10 दिन का एक पूरा ये है हमारा बुकिंग है। शुरू होगा ये क्रूज शिप कहां से, बॉम्बे से, और होते होते पूरे समुंदर से, गोवा से लेकर कोचीन तक जाने वाला है। वहां फिर हमको वो लोग उतार देंगे। द जर्नी एंड्स, सो इट्स अ बिग जर्नी, इट्स अ क्रूज शिप, वी आर गोइंग टू स्टे देयर, अकोमोडेशन ऑन शिप होता है ना, क्रूज शिप होते हैं, मस्त रूम रहता है वहां, स्विमिंग पूल, खाना पीना सब रहता है। तो 10 दिन का सर्विस वो हमको देने वाले हैं, लेकिन ये 10 दिन में ये क्रूज शिप अलग अलग जगहों से होते हुए गुजरेगा। महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, कोचीन यानी केरला, तो 3-4 स्टेट को कवर करके जाने वाला है। तो फिर क्या करें, तो देखो उसका आंसर क्या है।
The supply of service shall be treated as made in each of the respective states or union territories in proportion to the value for services separately collected or determined in terms of the contract or agreement. तो अगर उन्होंने, जैसे कि होटल की बात करें, पहला जो एग्जांपल था अपना कि मैंने होटल बुक किया ताज का, 5 दिन मैं गोवा में रहूंगा, 5 दिन मैं बॉम्बे में रहूंगा, तो जब ताज मेरे को इनवॉइस देगा तो उसमें अलग अलग लिख के देगा ना, 5 दिन गोवा स्टे 80,000 रुपए, 5 दिन मुंबई स्टे 70,000 रुपए, या जो भी है, टोटल 1,50,000। तो गोवा में 80,000, मुंबई का 70,000। तो अगर उन्होंने सेपरेट डिस्क्लोज किया है इनवॉइस में तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर 80,000 रुपए की सर्विस कहां मानी जाएंगी? गोवा में, प्लेस ऑफ सर्विस गोवा माना जाएगा, और 70,000 रुपए की जो सर्विस है उसका प्लेस ऑफ स्टे मुंबई माना जाएगा। सिंपल। अच्छा, मैरिज के लिए हमने बुक किए थे कि 4 दिन के फंक्शन दिल्ली में होंगे, 5 दिन के फंक्शन चेन्नई में होंगे, 2 स्टेट्स में, जैसे था, है ना, मूवी देखा था आपने, वो जीएसटी के ऊपर ही तो बना था। तो फिर ये होटल मुझे सेपरेट बिलिंग करके देगा ना कि आपके जो 4 फंक्शन दिल्ली में होने वाले हैं उसका अमाउंट 5 लाख है, और आपके 5 फंक्शन जो चेन्नई में होने वाले हैं उसका अमाउंट 10 लाख है। कितना सिंपल है। तो अगर सर्विस प्रोवाइडर सेपरेट अमाउंट्स कोट करता है, बिलिंग करता है, तो फिर रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे सर्विस मानी जाएगी। तो 4 दिन का जो सर्विस है दिल्ली में माना जाएगा, 5 दिन का सर्विस चेन्नई में माना जाएगा, इसका अमाउंट 5 लाख, उसका अमाउंट 10 लाख, भर दो अलग अलग टैक्स, अलग अलग स्टेट्स के अंदर। ठीक है, सिंपल। लेकिन आगे कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, अगर ऐसे डिस्टिंग्विशमेंट नहीं है, अब जैसे शिप का एग्जांपल लो, क्रूज शिप ने 10 दिन का एक टूर पैकेज निकाला है और उसका अमाउंट अपने से ले लिया है 1 लाख रुपए, लेकिन उसने बिल में अलग अलग करके नहीं दिया। कैसे देगा? अरे वो तो शिप चलने वाला है, समुद्र में से चलते जाएगा, अलग अलग जगह पे रुकेगा, 4-5 स्टॉप से रुकने के, लेकिन वो अलग अलग बिलिंग बना के देंगे क्या कि 2 दिन हम गुजरात के वाटर्स में रहेंगे, फिर 3 दिन हम महाराष्ट्र के वाटर्स में रहेंगे, 3 दिन हम गोवा के वाटर्स में रहेंगे तो उसका बिल इतना, और फिर केरला के वाटर्स में इतने दिन रहेंगे। ऐसा तो होता नहीं। तो फिर क्या करेंगे? देखो, अगर ऐसे बिलिंग नहीं है, सेपरेट बिलिंग नहीं है, तो फिर क्या करना? ऑन सच अदर बेसिस एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो इसके रूल्स गवर्नमेंट बनाएगा। ये रूल्स अभी तक बने नहीं है, सो लेट्स वेट एंड सी। जब रूल्स बन जाएंगे तब आपको फिर मालूम पड़ेगा कि डिवीजन कैसे करना है। ठीक है, तो समझ में आया कि अगर ये सर्विस यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी या वेसल या बोट जो है वो अगर अलग अलग स्टेट्स में सिचुएटेड है तो फिर 2 बातें करनी है, या तो बिलिंग अलग अलग करो, तो जो सर्विस प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट में ही अगर अमाउंट अलग अलग लिखा गया है कि ये वाले स्टेट में जो सर्विस है उसका वैल्यू इतना, और वो स्टेट की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप यूज करोगे उसका वैल्यू इतना, अलग अलग है तो फिर अलग अलग कर देंगे। नहीं है तो फिर डिवाइड तो करना पड़ेगा। तो किस बेसिस पे करेंगे? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आए समझ में? ये पूरा था इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या होटल वगैरह या फिर शादी के लॉन हॉल्स। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, छोटा सा है, 4th पॉइंट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज। रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस, रेस्टोरेंट में भी आपको मालूम है नॉन एसी का रेट अलग है, एसी वालों का रेट अलग है, दारू का लाइसेंस है तो रेट अलग है ना। तो एक वो रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस। दूसरा है पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रूमिंग यानी सैलून्स, आजकल बहुत फेमस है, हर जगह पे सैलून्स होते हैं ना।
personal grooming. Then fitness, all your gyms, जितने भी gyms आते हैं उसमें. Then beauty treatment, beauty parlors, health service including cosmetic and plastic surgery. Health services में वो taxable में आते हैं ना, plastic surgery, cosmetic surgery, hair replacement वाला बताया था मैंने, मेरे ओरिजिनल है, याद आ रहा है? वेरी गुड. Shall be location where the services are actually performed. Simple. आप बाल कटवाने गए, कहाँ गए? तो कहीं तो बैठोगे ना, एक सैलून में गए नागपुर में, आप बैठे बाल कटवाने. आप आए थे दिल्ली से, आपको पता चला कि नागपुर में कोई बहुत अच्छा बाल काटने वाला है, फारूक सर के बाल देखे आपने वीडियोस में यूट्यूब के ऊपर, और आ गए आप, तो यहां बैठ के आपने बाल कटवाए. ठीक है, तो प्लेस ऑफ सर्विस क्या माना जाएगा? जिस कुर्सी पे बैठ के बाल कटवाए वही रहेगा उसका प्लेस ऑफ सर्विस. सिंपल. जिम ज्वाइन किया तो जिम कहां है वो देखो, दैट इज द प्लेस ऑफ सर्विस. रेस्टोरेंट में खाना खाया तो रेस्टोरेंट कहां है, दैट इज द प्लेस ऑफ सर्विस. तो रेस्टोरेंट वालों के लिए बहुत सिंपल है, जितने क्लाइंट्स आके आपके रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, प्लेस ऑफ सर्विस वही है, जो आपका रेस्टोरेंट है वही सर्विस, वही प्लेस ऑफ सर्विस. सिंपल. तो फिटनेस पे ब्यूटी ट्रीटमेंट, मसाला वगैरह लगवाया चेहरे के ऊपर, क्या क्या बोलते हैं ना उसको, मास्क और क्या क्या बोलते हैं, आई गॉड ओनली नोज, मैं तो कभी गया नहीं. मिट्टी विट्टी भी लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं उसको. देखो मैं गया नहीं कभी, ऐसे ही मेरे को नॉलेज है थोड़ा सा. फिर हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी. कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने गए तो कौन से उस पे बैठे थे, कौन से हॉस्पिटल में गए, वहां देखो वो कहां है. सिंपल. तो शैल बी द लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड. गुड. नेक्स्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो ट्रेनिंग यानी अपन लोग आगे कोचिंग एंड ट्रेनिंग, डीवीडी मार्केट नहीं, फिजिकल कोचिंग. मेरा क्लासरूम है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो वहां क्या देखेंगे देखो. और मैं जाके कंपनीज में भी ट्रेनिंग ले सकता हूं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं. लोगों को ट्रेन करेंगे, फिर उनका परफॉर्मेंस देखेंगे, अप्रेजल्स देंगे, उसके बेसिस पे उनकी तरक्की होंगी. 2, अ रजिस्टर्ड पर्सन. तो अगर मैं ट्रेनिंग रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूं, यानी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, सो आई गिव कॉर्पोरेट ट्रेनिंग टू वेरियस कॉर्पोरेट्स. मैं बिल बना के रिलायंस को देता हूं, बिल बना के इन्फोसिस को दूंगा, बिल बना के टीसीएस को दूंगा, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के. तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन, वो सब रजिस्टर्ड पर्सन हो गए. तो सर्विस कहां मानी जाएंगी? लोकेशन ऑफ सच पर्सन, यानी रजिस्टर्ड प्लेस. तो अगर मैंने सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो उसका प्लेस कहां है, वो प्लेस ऑफ सर्विस मानेंगे. दूसरा है पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन. जैसे आप लोग, बच्चे लोग मेरे सीए स्टूडेंट्स आए क्लास में, तो आप लोग रजिस्टर्ड है क्या? नहीं. तो फिर शैल बी द लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, यानी अपना क्लासरूम. बाजू लिख दो, जहां क्लासरूम है वो प्लेस ऑफ सर्विस है. सिंपल. ठीक है. देन the place of supply of service provided by way of admission to a cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment event. Events जो होते हैं, educational programs, scientific events, sporting events, ये हमने देखे IPL वगैरह टैक्सेबल है. फिर amusement parks में आप जाओगे वहां टैक्सेबल है. और any other place, कोई भी हो सकता है. एंड सर्विस एंसिलरी देयर टू, उससे रिलेटेड जो जो सर्विसेज है. शैल बी द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, और वेयर द पार्क और सच द प्लेस इज लोकेटेड. जैसे बॉम्बे के बाजू में अभी आजकल वो आ गया है आई मैजिका. तो अगर आप आई मैजिका में गए, 800-900 रुपए का टिकट है, वो लेके जाओ, और वहां बाकी जो भी सर्विसेज आप लोगे, तो वो सब का प्लेस क्या माना जाएगा? जहां पे आई मैजिका है, दैट इज नियर लोनाउला, तो बनेगा उसका. सिंपल है. या कल्चरल इवेंट में गए, तो जहां कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, दैट इज द प्लेस ऑफ सर्विस. एडमिशन टू, यानी जो टिकट्स बिकते ना, एडमिशन टू यानी टिकट्स लिख दो. ऑल द टिकट्स दैट आर सोल्ड फॉर एडमिशन टू दीज इवेंट्स,
तो जो भी ऑर्गेनाइजर है वो जितने टिकट बेच रहा है उस पर जो जीएसटी कलेक्ट करेगा तो वो वहां के हिसाब से करेगा. दैट इज द प्लेस ऑफ सर्विस. जहां पे इवेंट है दैट इज द प्लेस ऑफ सर्विस. सिंपल. ये भी बहुत सिंपल है. फिर आगे चलते हैं. प्लेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन of a cultural, artistic, sporting, scientific, educational or entertainment event, including supply of services in relation to conference, fair, exhibition, celebration or similar events, or services ancillary to incidental ancillary जो services होती है उसके आजू बाजू की services to organization of any of the events or services referred to in clause A above, और assigning of sponsorship to such events. Sponsorship भी जो इसमें आती है, event sponsor होता है. To a registered person shall be the location of such person, and in any other case, and अगर वो registered person नहीं है, then shall be the place where the event is actually held, and if the event is held outside India, the place of supply shall be the location of recipient. अब बताओ कि इसके ऊपर में भी यही पॉइंट दिया था इवेंट और यहां भी इवेंट दिया है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? क्या डिफरेंस है दोनों में? पढ़ो एक बार फिर से. ये देखो पॉइंट नंबर 6 हमने देखा. पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा देखो, वही है कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग इवेंट्स, ये सब इवेंट हो रहे हैं. और यहां भी देखो वही है, वही आर्टिस्टिक, कल्चरल, स्पोर्टिंग, एजुकेशनल इवेंट. दोनों इवेंट है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? 6 और 7 में फर्क क्या है? नहीं आया समझ में? अरे बहुत फर्क है. ये पर्सन ही चला गया जो सर्विस दे रहा है. ये कौन है? जो टिकट बेचता है. एडमिशन टू, ये सर्विस अलग है. एडमिशन टू दीज इवेंट्स, जो टिकट हम बेचते हैं लोगों को फॉर कमिंग एंड टू द इवेंट, तो वो अलग चीज होगी. और ये क्या है? ये इवेंट मैनेजमेंट सर्विस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इवेंट है. तो इसके बाजू में लिख दो इवेंट मैनेजमेंट. इसको इवेंट मैनेजमेंट सर्विस कहते हैं. जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं ना, जो ये प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे, ही इज द इवेंट मैनेजर. तो आप प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके दे रहा हूं. प्रोग्राम आपका है. यू आर अ संस्था, से फॉर एग्जाम्पल काली देवी संस्था, और आपकी संस्था एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाली है, बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें सिंगर्स आएंगे, गाना गाएंगे. तो इसको ऑर्गेनाइज करके मैं दे रहा हूं. सो आई एम द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी. पूरा स्टेज कैसे लगेगा, सेटअप कैसे होगा, कुर्सियां कैसे लगेंगी, और जो लोग आने वाले सिंगर्स वो कहां से आएंगे, रुकेंगे कहां पे, कौन सी होटल में उनका बुकिंग करना है, कितने बजे स्पॉट पे आएंगे, कब उनका प्रोग्राम होगा. तो ये सब जो इवेंट मैनेजमेंट का काम है वो मैं आपको करके दे रहा हूं. तो यहां मैं आऊंगा. 7 में कौन है? मैं. और फिर जो टिकट बेची जाएंगी वो 6 में आएंगी. जो टिकट, अब वो टिकट या तो आप मेरे को ही दो बेचने के लिए या किसी और को दो. वो तो किसी और को भी आप दे सकते हैं, आप खुद बेच सकते हैं ना. टिकट प्रिंट कराओ और बेचो लोगों को, तो वो सर्विस आप दे रहे हैं. यू आर अलाउइंग द एडमिशन टू दीज इवेंट्स एंड आई एम हेल्पिंग यू इन ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट. तो यहां इवेंट मैनेजमेंट जो करने वाला आदमी है वो आता है. समझ में आए? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी. तो देखो आप पढ़ो इसको. तो हम क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज आपको करके दे रहे हैं, पूरा फुल ऑर्गेनाइज. और इसमें बहुत सारे एंसिलरी सर्विसेज आते हैं, तो सब इसमें इंक्लूडेड है. देखो ऑल एंसिलरी सर्विसेज आर आल्सो इंक्लूडेड. फॉर एग्जांपल कि मैं आपका इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, एक कल्चरल इवेंट या स्पोर्टिंग इवेंट, कबड्डी टूर्नामेंट या जो भी है, साइंटिफिक इवेंट या एजुकेशनल इवेंट, कोई सेमिनार करवाने वाले आप, आजकल वो करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स करवाने वाले, बहुत बड़ा एक इवेंट कर रहे हैं, मंडप सब लगेगा. तो देखो इसमें एंसिलरी में क्या क्या आता है? मंडप सप्लाई करना, पंडाल लगते हैं वो सप्लाई करना, फिर वहां पे खाने पीने की चीजें लगेंगी वो देना, फिर वहां पर लाइट वगैरह लगवा के देना, तो लाइट्स वगैरह जो लगते हैं सब, डेकोरेशन का काम, पूरा डेकोरेशन करवा के देना, और उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे वो ला करके अरेंज करके देना. सब इसमें आ गया. एवरीथिंग विच इज इंसिडेंटल और एंसिलरी टू दिस इवेंट विल कम
इन पॉइंट नंबर 7। तो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसको मैं मैनेज करूंगा पूरा, प्लस उसमें ये जो साइड की चीजें हैं ये वो सब जो लाके देंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड लाइटिंग एंड डेकोरेशन एंड दिस एंड दैट एंड फर्नीचर, कुर्सियां लगेंगी, सोफा लगेंगे बड़े लोगों के वीआईपी के लिए बैठने के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कारपेट्स, तो वो सब इसमें आएगा एंसिलरी में। ठीक है, तो क्या बोला है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कि अगर ये हमने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो कैसे कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, हु इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट? एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो RIL इज डूइंग दिस प्रोग्राम और मैं फारूक हक इनको मैनेज करके दे रहा हूं, तो आई एम द इवेंट मैनेजर, तो मैं इनको सर्विस दे रहा हूं। 25 लाख में हमारी बात हुई है, आई विल बी चार्जिंग 25 lakhs फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। तो वो 25 लाख पे मेरे को GST लगेगा, तो वो GST का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? तो देखो मैं सर्विस किसको दे रहा हूं, रिलायंस को, रिलायंस रजिस्टर्ड पर्सन है ना, सो देन लोकेशन ऑफ सच पर्सन, यानी रिलायंस का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सर्विस, सिंपल, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सर्विस। अच्छा, जैसे गुड्स में अपन ने देखा था ना कि फिर IGST लगता है कि SGST लगता है, कौन सा लगता है, तो यहां पे भी वैसे ही देखना पड़ता है। देखो कैसे, अभी तक हम प्लेस देख रहे हैं, तो ये सप्लायर ऑफ सर्विस, सप्लायर ऑफ सर्विस, तो सप्लायर ऑफ सर्विस यानी मैं फारूक हक मान लो कि रजिस्टर्ड हूं बेंगलोर में, और मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को इवेंट ऑर्गेनाइज करके दिया। द इवेंट इटसेल्फ वॉज टू बी हेल्ड इन गोवा, इवेंट गोवा में है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इवेंट किसका है, रिलायंस का है, कॉर्पोरेट इवेंट है कुछ उनका, हो सकता है कि कॉर्पोरेट ये हो, क्या बोलते उसको, अवार्ड सेरेमनी हो, रिलायंस की इंटरनल अवार्ड सेरेमनी हो सकता है ना, उनके सारे एम्प्लॉइज को लेके गए गोवा और वहां अवार्ड सेरेमनी करवाया, बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड ऑल द सिंगर्स एंड एवरीवन हैज कम देयर। तो इवेंट गोवा में होने वाला है, लेकिन मैं बेंगलोर का आदमी हूं, इवेंट गोवा में है, लेकिन मैंने सर्विस किसको दी, रिलायंस को। रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है एज पर GST वो कहां है, मुंबई में। तो प्लेस क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, और मैं हूं बेंगलोर का, तो मैं बेंगलोर का प्लेस ऑफ सप्लाई अगर मुंबई है तो इस पे क्या लगेगा, IGST, दिस विल बी इंटरस्टेट, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, तो इस पे क्या लग जाएगा, IGST। तो इवेंट कहां हो रहा है, कोई काम का नहीं है। अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे तो फिर ये रजिस्टर्ड पर्सन का जो प्लेस होगा वो आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, और हम अगर बेंगलोर के हैं और हम मुंबई में इस आदमी को सर्विस दे रहे हैं तो ये इंटरस्टेट सप्लाई हो जाएगा एंड हेंस चार्जेबल टू IGST। और कहां हम पे करेंगे IGST, बेंगलोर में। गॉट इट, वेरी गुड। तो पूरा कॉन्सेप्ट स्टडी करना है। तो वो पहला पॉइंट हुआ कि अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर उसका लोकेशन लो, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर क्या लो, तो वो सेकेंड पॉइंट में दिया है कि टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन अगर है, यानी हम इवेंट किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई एक संस्था है, मान लो कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्ट है, वो अपने चैरिटी के लिए फंड रेजिंग करते हैं ना, दे हैव टू रेज द फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ देयर चैरिटी वर्क। तो फंड रेजिंग के लिए कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ सिंगर्स विंगर्स को बुला करके गवाएंगे और लोग आएंगे, टिकट खरीदेंगे, पैसा जमा होगा एंड दैट विल बी यूज्ड बाय देम। अच्छा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बाय सेल्फ जो है वो तो कोई रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उनको सर्विस दे रहा हूं। तो फिर क्या देखेंगे, देखो, देन द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, तो वहां क्या देखेंगे, वेयर द इवेंट इज हेल्ड। तो वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बेचारा कहां का है, पूना का है, लेकिन इवेंट हम गोवा में कर रहे हैं,
तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, गोवा। और मैं मैनेज कर रहा हूं इवेंट, मैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हूं, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, गोवा। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो उसका प्लेस, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है वो, तो फिर जहां इवेंट हुआ वो, इवेंट जहां पे हुआ वो। और अगर ऐसे केस में इवेंट आउटसाइड इंडिया हुआ तो ये पूना का छोटा सा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास आया और कहता है कि हमें इवेंट दुबई में करना है, दुबई में करेंगे इवेंट, वहां पे लेके जाएंगे सोनू निगम को, गाना गवाएंगे। यहां तो कोई सुनने आता नहीं, वहां शायद कोई आ जाए सोनू निगम का गाना सुनने। पुराना हो गया ना अभी, आजकल कौन चलते हैं, अरिजीत सिंह। आप लोगों को मालूम है, यू आर द यंग जनरेशन, मैं तो अभी आजकल कुछ सुनता नहीं गाने वाने। ऐसा नहीं कि मैं बुढ़ा हो गया, लेकिन जो भी आई एम नॉट इन टच। अरिजीत सिंह है ना आजकल फेमस, जो भी होगा। सो एनीवेज, तो द पॉइंट इज कि आप दुबई में होल्ड करवा रहे हैं, इवेंट इज बीइंग हेल्ड इन दुबई। तो अगर ये हिसाब से चले तो इवेंट हेल्ड आउटसाइड इंडिया है, तो इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया हो गया तो फिर तो जीएसटी के बाहर निकल गया ना अपन, फिर तो एक्सपोर्ट सर्विस आ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं 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 नहीं, सप्लायर ऑफ सर्विस बेंगलोर का फारूक हक और लेने वाला पूना का संस्था जो है वो पूना की है, तो ये इवेंट को यानी इसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो मानेंगे इस इवेंट का, वो रेसिपिएंट का प्लेस मानेंगे, यानी कि पूना। यानी किसी भी हालत में अपने को टैक्स तो लगाने का है, क्योंकि सप्लायर भी इंडिया का है, रेसिपिएंट भी इंडिया का है। जब दोनों इंडिया के हैं तो टैक्स तो लगाना ही चाहिए। इवेंट फिर कहीं पर भी हो दुनिया में, एंटार्क्टिका में क्यों ना हो इवेंट, इट विल बी टैक्सेबल। समझ आए? वेरी गुड। तो बहुत सारी चीजें देखो ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आ सकता है। यू हैव टू रिमेंबर एवरी सिंगल लिंक, एवरी सिंगल पॉइंट नहीं कहा, एवरी सिंगल लिंक, हर लिंक को याद रखेंगे आप। तो बहुत ही लॉजिक के साथ इसको याद रखने का है। फिर एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर ये इवेंट भी दो जगह हो, एक स्टेट में और एक स्टेट में, दो स्टेट्स में इवेंट हो रहा है, यू आर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट इन टू डिफरेंट स्टेट्स और मैं दोनों को मैनेज कर रहा हूं, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर देखो उसमें लिखा है कि या तो अगर हमने बिलिंग सेपरेट किया है, आपके दो इवेंट है, मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, तो आपको मैंने कहा है कि भाई मुंबई के इवेंट के 25 लाख लूंगा और गोवा के इवेंट के 10 लाख लूंगा। तो अगर बिलिंग सेपरेट है, मैंने डिस्क्लोज किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात। और अगर ऐसा नहीं है तो देन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, फिर गवर्नमेंट उसके रूल्स बनाएगा कि वैल्यू को कैसे डिवाइड करना। तो वो लिखा है उसमें, जैसे पहले वो उसमें देखा था ना इमूवेबल से रिलेटेड, वैसे ही यहां पे भी लिखा है, सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन है कि वेयर द इवेंट इज हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट or union territory and a consolidated amount is charged for the supply of service relating to such event. The place of supply of such services shall be taken as being in each of the respective states or union territories in proportion to the value of services separately collected or determined in terms of contract or agreement. तो मेरा और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें अगर मैंने पहले ही बोला है कि देखो 25 लाख ये इवेंट के लूंगा, 10 लाख वो इवेंट के लूंगा, दोनों करूंगा मैं, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है दोनों करेंगे, लेकिन इसका 25 उसका 10। और ये होता ही है ना, जैसे देखो यूपी हैंडलूम्स वाले, यूपी हैंडलूम इज अ बिग कंपनी, यानी एक आई थिंक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उन्होंने मेरे को काम दिया, उनके एग्जीबिशंस होते रहते हैं हर स्टेट में, बहुत सारी जगह पे एग्जीबिशंस होते रहते हैं। And what they do is they give the event management on all India basis to one company. कि भाई कंपनी को दे दिया कि भाई आपको 25 एग्जीबिशंस करवाने हैं अक्रॉस इंडिया इन दिस ईयर। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उनके साथ, 25 एग्जीबिशन करूंगा मैं आपके लिए। अब हर एक स्टेट में बहुत सारे सिटीज है जहां पे उनके एग्जीबिशंस करवाना है मुझे, तो सबका अमाउंट अगर अलग अलग कोड किया हुआ है कि बॉम्बे में जो एग्जीबिशन होगा उसका इतना लूंगा, फलाने एग्जीबिशन का इतना लूंगा, उसका इतना लूंगा, इसका इतना लूंगा, अगर अलग अलग मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अलग अलग अपन टैक्स करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई सबके अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मैंने कंसोलिडेटेड सम उनको कोट किया है कि मैं आपके 25 एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करूंगा इस साल में फॉर 25 करोड़, एक एक का कितना लूंगा मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है,
25 करोड़ में सारे इवेंट आपके ऑर्गेनाइज कर दूंगा पूरे साल में, 25 इवेंट्स इन डिफरेंट प्लेसेस। तो फिर क्या करना, तो फिर लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ सच ए कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट ऑन सच अदर बेसिस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। लेट्स सी व्हेन द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्स। फिर आता है 8, तो ये इवेंट मैनेजमेंट हो गया पूरा। वेरी गुड। तो इवेंट मैनेजमेंट, अब देखो ये दोनों को लिंक करके भी अगर आप पढ़ो 6 और 7, 6 एंड 7 जो पॉइंट है सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7, तो सबसेक्शन 6 में क्या है कि जो टिकट बेची जाएंगी, टिकट जो बेचेंगे वो तो जनरल पब्लिक को बेचेंगे ना, जो इवेंट की टिकट होंगी वो तो पब्लिक को जाएंगी, तो वो हमेशा क्या लेंगे अपन, एक्चुअली हेल्ड, जहां पे ये इवेंट एक्चुअली हेल्ड हुआ उसी को लेंगे। तो इवेंट अगर गोवा में है तो गोवा विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। जो टिकट बेचने का काम है, जो टिकट्स बिकेंगी उसका प्लेस ऑफ सर्विस गोवा माना जाएगा। फिर बेचने वाला कहीं का भी हो, बॉम्बे का हो कि कहीं का भी हो, इवेंट जहां होगा उसको देखेंगे। और ये है इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। इवेंट मैनेजमेंट सर्विस जो है वो डिपेंड करता है कि हम सर्विस किसको दे रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं जो रजिस्टर्ड है, तो फिर उसका प्लेस, अगर वो नहीं है तो फिर जहां इवेंट हुआ वो प्लेस। राइट, गुड। और अगर वो 2-3 स्टेट्स में है और अपन ने वैल्यू अलग अलग कोट किया है तो अलग अलग लेंगे, नहीं है तो फिर एज में भी प्रिस्क्राइब। और अगर इवेंट इंडिया के बाहर होने वाला है तो अपन ये मानेंगे कि नहीं वो इंडिया में ही हुआ, यानी जो रेसिपिएंट का प्लेस है उसको मान लेंगे प्लेस ऑफ सर्विस, ताकि जीएसटी लगे, एग्जेम्प्ट ना हो। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। नया एग्जांपल दिमाग में डालो, ट्रक, आगे दिमाग में ट्रक, रेलवे जिसमें गुड्स जाएगा, वैगन्स, हाँ, फिर एयरक्राफ्ट से जा सकता है, जितने भी कन्वेंसेस होते हैं, शिप से जा सकता है, अलग अलग कन्वेंसेस है। तो उससे जितना गुड्स ट्रांसपोर्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट, हाँ, सारे एग्जांपल दिमाग में डालो गुड्स ट्रांसपोर्ट के। गुड। इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर, मेल और कुरियर से भी गुड्स जाता है। जैसे अपना एग्जांपल आ गया, फारूका क्लासेस कुरियर से आपको गुड्स भेजता है, ठीक है। कौन से कुरियर से हम भेजते हैं, मान लो बहुत सारे कुरियर वाले हैं, अलग अलग टाइम पे आते हैं, लेके जाते हैं। ब्लू डार्ट होता है, डीटीडीसी होता है, अलग अलग है, और भी 3-4 है, नाम मेरे को भी याद नहीं है। तो देखो, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, अब कुरियर वाला सर्विस किसको दे रहा है, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। फारूका क्लासेस रजिस्टर्ड पर्सन है, वी पे जीएसटी, वी आर रजिस्टर्ड पर्सन। देन लोकेशन ऑफ सच पर्सन, तो कुरियर कंपनी फारूका क्लासेस को जो बिल बना के देंगी तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिया जाएगा, फारूका क्लासेस का रजिस्टर्ड ऑफिस। ओके, सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल इसमें तो हो सकते हैं। तो हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट किया, हम कौन है, जीटीए मान लो, या जीटीए, तो जीटीए हूं मैं, और मैंने सर्विस किसको दिया, तो अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट का फैक्ट्री है, वहां से मेरे को सीमेंट उठा के लेके जाना है, उनके डिपो में ट्रांसफर करना है, तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला है टू ट्रांसपोर्ट सीमेंट बैग्स फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ अंबुजा सीमेंट टू देयर डिपो, गोडाउन या डीलर्स प्लेस, कहीं तो भी लेके जाना है, जहां बोलेंगे वहां लेके जाऊंगा, मेरे को क्या है। तो मैं सर्विस दे रहा हूं अंबुजा सीमेंट को। तो ये सब रजिस्टर्ड पर्सन्स होते हैं ना, इंडस्ट्री में जितना गुड्स जाता है सब रजिस्टर्ड पर्सन्स ही होते हैं। ऑल बिग फैक्ट्रीज दे आर ऑल रजिस्टर्ड पर्सन्स। देन ट्रेडर्स, उनका गुड्स जाता है, डीलर्स का गुड्स जाता है। मारुति कार सप्लाई करता हूं मैं, बड़े बड़े वो लॉरीज है, और मैं मारुति उद्योग लिमिटेड को सर्विस देता हूं। उनके जो कार्स, नए नए कार्स जो बनते हैं, उनके डीलर्स क्या लेके जाना पड़ता है ना अलग अलग सिटी में। तो वी हैव गॉट दोज बिग लॉरीज जिसमें एक बार में 50 कार आती है, बिग बिग लॉरीज, ऐसे डबल ट्रिपल स्टोरेज में आती है, एक एक लॉरी में 50-50 कार्स आती है। छोटी वाली ऑफ कोर्स ऑल2, और बड़ी का सियाज वगैरह रही तो कम आएंगी। तो ठीक है, हम उसको सर्विस दे रहे हैं। फिर शिपिंग से सर्विस जाता है, शिपिंग में कंटेनर्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनी के कंटेनर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लॉरीज में भी कंटेनर्स में जाते हैं गुड्स, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, लॉरीज होती है, उसमें कंटेनर्स से जाता है गुड्स, है ना।
तो देखो सब एग्जांपल आप डाल लो दिमाग में। फिर एयरलाइन से भी जाएगा, एयरक्राफ्ट से घुस जाएगा इधर से उधर। तो सारे जो कन्वेंसेस है सबके लिए रूल एक ही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का, इंक्लूडिंग मेल एंड कुरियर। तो मेल में कौन सा आएगा? मेल बोले तो एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट जैसे है, और कुरियर तो है ही टैक्सेबल, आप सब जानते हैं। अब देखो सर्विस किसको दिया? टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो मैं जीटीए हूं, मैंने सर्विस दिया रजिस्टर्ड पर्सन को, अंबुजा सीमेंट। मैं जीटीए हूं, मैंने सर्विस दिया रिलायंस को। मैं जीटीए हूं, मैंने सर्विस दिया दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। तो ये सब रजिस्टर्ड है। तो फिर उनका प्लेस, यानी जो रजिस्टर्ड प्लेस होगा उनका जीएसटी के अंदर, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सर्विस। ठीक है। एंड अच्छा, उनके रजिस्टर्ड प्लेस 10-12 है, तो 10-12 स्टेट में अलग अलग रजिस्टर्ड प्लेस है। तो जिसको सर्विस दिया वो लिखेंगे। मैंने उनके मीरठ के रजिस्टर्ड ऑफिस को सर्विस दिया तो वहां देखेंगे, दैट बिकम्स ए प्लेस। मैंने उसी कंपनी के भोपाल ऑफिस को सर्विस दिया तो भोपाल देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। आप कौन? योगेश। आपको अपना घर शिफ्ट करना है। आप कहां रहते हैं अभी? लखनादौन में, एमपी में। आपको घर शिफ्ट करना है कहां? मुंबई। आपने मेरे को बुलाया, कहा कि देखो घर का पूरा सामान लेके जाना है, पूरा घर लेके जाना है। मैंने बोला अच्छा, घर ट्रक में नहीं आता। तो बोलते नहीं साहब, आप गलत, घर नहीं लेके जाना, सामान लेके जाना। मैंने बोला अच्छा, वो बोलो ना, सामान लेके जाते। हाउस होल्ड सप्लाई भी टैक्सेबल है, हमने देखा था। तो आपके पूरे घर का सामान ट्रक में भर देंगे, लेके जाएंगे मुंबई। तो मैं सर्विस आपको दे रहा हूं, देखो योगेश को सर्विस दे रहा हूं। योगेश को रजिस्टर्ड पर्सन है क्या? नहीं, वो तो बेचारा एक फार्मर है या जो भी होगा, लेकिन उसका घर का पूरा सामान शिफ्ट करना है। तो फिर क्या देखेंगे? शैल बी द लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर, सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। तो आपके घर का सामान आप मेरे को कहां देंगे? ऑफकोर्स आपके घर पे ही देंगे ना। मैं ट्रक घर पे लगाऊंगा आपका सामान वहां लोड होगा। तो आपने मेरे को सामान कहां दिया? लखनादौन में। तो प्लेस ऑफ सर्विस क्या हो गई? लखनादौन। फिर कुरियर की बात करो। कुरियर में क्या होता है कि आप कुरियर, जो भी आपका पार्सल है वो लेके कुरियर के ऑफिस में जाते हो, या कुरियर वाले को फोन लगाते हो। पिकअप वाले अगर है तो पिकअप वाले को फोन लगाओगे कि जल्दी आ जाओ, आपको एक कुरियर देना है। तो आपके घर आ जाएगा, एक कुरियर दे दो उसको। तो जहां भी आप ये पार्सल हैंडओवर करोगे, या तो मेल पार्सल तो उसमें जीपीओ वगैरह जो पोस्ट ऑफिस उसमें जाके देंगे, या पिकअप में है तो वो हमारे घर से आके लेके जाएंगे। सिमिलरली कुरियर में या तो हमारे घर से लेगा या हम उसके ऑफिस में जाके देंगे। तो जहां भी हम ये गुड्स उसको डिलीवर करेंगे, हाथ में देंगे लेके जाने के लिए, दैट इज द प्लेस ऑफ सर्विस। सिंपल, याद रहेगा। तो गुड्स में दो चीज देखना याद रहेगी। गुड्स में क्या देखना है? और गुड्स में कुरियर और मेल भी आता है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सर्विस? अगर सर्विस हम दे रहे हैं, हम कौन? ट्रांसपोर्ट। तो आप अपने आप को ट्रांसपोर्टर मानो। यू आर दी शिप ओनर, यू आर दी एयरक्राफ्ट ओनर, यू आर दी जीटीए, और यू आर दी पोस्टमैन। यानी आप खुद ये हो, कुरियर वाले हो। आपने सर्विस सामने वाले को दिया जो रजिस्टर्ड है, तो फिर उसका प्लेस। और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां उसने आपको गुड्स दिया, जहां पे उसने गुड्स दिया, यानी फॉर ट्रांसपोर्टर, जहां ट्रांसपोर्टर को गुड्स मिला, कीप दैट इन माइंड, नहीं तो कंफ्यूज होंगे एग्जाम में। जहां ट्रांसपोर्टर को गुड्स मिला वो प्लेस ऑफ सर्विस बनेगा, ना कि जहां हम ये गुड्स को डिलीवर करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों कंफ्यूज होंगे आप दिमाग में? बात देखो, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो इसलिए कंफ्यूज आप होंगे कि गुड्स जहां हमको लेके जाना है वो प्लेस होगा, कि कस्टमर ने जहां गुड्स हमको दिया वो प्लेस होगा। कंफ्यूजन होगा ना। तो देखो, कस्टमर ने जहां प्लेस आपको दिया, जिस प्लेस पे गुड्स आपको दिया, दैट इज द प्लेस ऑफ सर्विस, ना कि जहां गुड्स को लेके जाना है। सिंपल, वेरी गुड।
हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। 4 बार अंडरलाइन करो, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखते हैं सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। बहुत लंबा है, मैंने पहले ही कहा आपसे। लेकिन पानी पी लो, आप भी पी लो पानी। जब भी एक से दूसरे में हम जाते हैं ना, तो दिमाग को पहले रिलीज करो। रिलीज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम्पल कंफ्यूज हो जाएंगे दिमाग में। ओके, वेरी गुड, क्लीन माइंड इज क्लीन, वेरी गुड। अब देखो नया पॉइंट देखते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो अब फिर से दिमाग में डालो बस, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेजेस जो टैक्सेबल में आते हैं, देन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एसी स्टेज कैरेज, फिर क्या आएगा बस, फिर क्या आएगा शिप, फिर क्या आएगा एयरलाइंस, सब आएंगे इसमें। ट्रेन को कैसे भूल गया अपन, रेलगाड़ी, छुक 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 छुक, कौन से वाले, एसी एंड फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो देखो अभी क्या लेने का, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर सर्विस एक रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है तो फिर उसका प्लेस जस्ट एज गुड्स रजिस्टर। हमने कार लगाई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए, कार लगाई किसके पास, रिलायंस के पास लगाई, हम तो रिलायंस के नाम से बिलिंग करेंगे ना। कौन जा रहा है, उसका डायरेक्टर जा रहा है कि कौन जा रहा है, अपने को क्या लेना देना, डायरेक्टर का चपरासी जा रहा है, हमको क्या लेना देना। हमने कार किसको लगाई, रिलायंस को, तो हम बिलिंग किसके नाम से देंगे, रिलायंस। तो फिर क्या आएगा, उसका प्लेस, रजिस्टर्ड प्लेस। और अगर ऐसा नहीं है, हमने दूसरे लोगों को दिया, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विस दी, तो फिर शैल बी द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स, अंडरलाइन, यानी जहां से पैसेंजर अपने कन्वेयंस पे सवार हुआ, चढ़ा, आया, ठीक है, फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, वेयर द पैसेंजर कम्स ऑन अ कन्वेयंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। तो देखो गुड्स में भी और पैसेंजर में कम से कम एक सिमिलैरिटी है, जहां उसने गुड्स दिया या जहां वो पैसेंजर आया, है ना। तो दोनों को लिंक करके रखो, जहां गुड्स आया या जहां पैसेंजर आया, अपने जहां गुड्स हमारे ट्रक पे आया या जहां पैसेंजर हमारे बस में आया। गुड, उतना तो याद रखेंगे, एक्सेलेंट। तो ट्रांसफर ऑफ पैसेंजर सर्विस में, जिसमें तुम्हारा उबर, ओला, वो भी सब आएंगे, जहां पैसेंजर हमारे इस पे चढ़ा वो है प्लेस ऑफ सर्विस। तो मान लो कि एक कार, हम पैसेंजर को लेके जा रहे हैं, कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, ही कम्स ऑन आवर कार, और हम उसको लेके जा रहे हैं फ्रॉम नागपुर टू दिल्ली। नागपुर से दिल्ली किसी पैसेंजर को जाना है, रेलवे पूरा बुक, कंप्लीटली बुक, एक टिकट अवेलेबल नहीं है, एयरलाइंस में भी नहीं है, तो हमारी कार में आया, उसने मेरे को कहा, मैं क्या कि लोकल टैक्सी चलाने वाला आदमी, उसने कहा कि नहीं मेरे को चलो दिल्ली छोड़ दो। मतलब बैठो, मतलब कौन सी लोकेलिटी में, तो बोलता है साहब आप गलत समझ, दिल्ली है ना वो दिल्ली, राजधानी जाना है। और मैंने बोला इतनी दूर जाना है क्या, रुक पहले घर जाने दे, 2-4 कपड़े लेके आता हूं मैं, ड्राइवर को भी तो कपड़े लगते ना। तो मैंने बोला 1 घंटे में आता हूं, रुको। फिर मैं लेके आया, एडवेंचरस आदमी हूं मैं, मैंने बोला चलो लेके जाता हूं तुमको दिल्ली। तो तुम कहां बैठे मेरी कार में, नागपुर में बैठे ना, और यहां से तुमको लेके गया दिल्ली, लिए तुमसे 8,900 रुपए किलोमीटर वाइज रीडिंग से उतने मल्टीप्लाई करके, जो भी हमारा रेट फिक्स हुआ था। तो ये 8,900 रुपए की जो सर्विस मैंने आपको दी, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली, जहां मैं आपको लेके गया, कि नागपुर जहां आप मेरी गाड़ी में बैठे, जहां आप मेरी गाड़ी में बैठे, नागपुर। नागपुर इज द प्लेस ऑफ सर्विस। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, गाना था पुराना, बहुत खराब गाना था, मत गाओ। तो जहां तुम एम्बार्क करोगे वो रहेगा प्लेस ऑफ सर्विस। देखो इतने सारे एग्जाम्पल में देता हूं, ये सब का रेलेवेंस है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो यही एग्जाम्पल आपको याद आएंगे, ये कोई वर्ड याद नहीं आने वाला। तो एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान दो, और जितनी कहानियां सुनाता हूं मैं, वो भी सब काम की होती है, बिकॉज ऑल दी स्टोरीज दे गो डायरेक्टली इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। मालूम है आपको? अच्छा, आपको यही नहीं मालूम होगा कि मैं माइंड ट्रेनिंग भी करता हूं,
है ना, ये आपको मालूम भी नहीं पड़ा होगा, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज आई डू लॉट ऑफ दीज थिंग्स. तो आपको अननोइंगली बहुत सारी चीज में सिखाता हूं. एंड दिस अफेक्ट्स, इसलिए मेरे 20 साल पुराने स्टूडेंट भी कहते हैं सर आपके एग्जाम्पल्स हमको आज भी याद है. यस, दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ नॉलेज के जो मैं स्टोरीज आपको बताता हूं तो आपका दिमाग क्या है, इमेजिनेशन मोड में जाता है. और जब आपका दिमाग इमेजिनेशन शुरू करता है, पिक्चराइजेशन होता है, वो नॉलेज बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा. और जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत जल्दी आप भूल जाएंगे. सो इफ आई ओनली रीड द वर्ड, इट इज ऑल गोइंग टू बी फॉरगॉटन इन अ डेज टाइम मैक्सिमम. लेकिन जब मैं ये स्टोरीज बनाता हूं और आपका ब्रेन उसको इमेजिन कर लेता है, तो वो आपके साथ है बहुत लंबे समय तक. दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स. कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का जो लिंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अच्छा चलो तो आगे बढ़ते हैं, लेक्चरबाजी खत्म. एम्बार्क्स, तो ये तो एक छोटा सा टैक्सी वाला एग्जांपल हुआ. चलो अब और एग्जांपल लेते हैं, प्लेन का एग्जांपल लेते हैं. एक फ्लाइट जा रहा है, कहां जा रहा है, मुंबई से फ्लाइट जा रहा है बगडोगरा. बगडोगरा कहां है, वेस्ट बंगाल में. नाम कहीं सुना सुना लग रहा है ना, सुना सुना, क्यों सुना सुना लग रहा है, एब्सोल्युटली राइट. बगडोगरा अगर फ्लाइट जाएगा तो वो क्या होगा, exempt. Very good. So now you remember. Good. नॉर्थ ईस्टर्न से जाएंगे फ्लाइट से तो क्या होगा, exempt. Very good. तो चलो अभी अपन चलते हैं मुंबई से दिल्ली. मेरा फ्लाइट मुंबई से दिल्ली जाने वाला है. मैं मुंबई में फ्लाइट पे एम्बार्क हुआ. एम्बार्क इन्हें फ्लाइट पे बैठना. तो हम फ्लाइट पे कहां बैठे, मुंबई. तो हमारा टिकट कहां से, मुंबई से दिल्ली. तो ये प्लेस ऑफ सर्विस क्या माना जाएगा, मुंबई. मुंबई इज द प्लेस ऑफ सर्विस. ओके, सिंपल. अब हाँ कंटिन्यूअस जर्नी वर्ड लिखा है. तो कंटिन्यूअस जर्नी का मतलब है जहां पर जर्नी कंटिन्यूअस है, इवन दो देयर मे बी अ स्टॉप इन बिटवीन. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा देखो कंटिन्यूअस जर्नी का एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है कि अपन ट्रेन में बैठे, ट्रेन की टिकट अपन ने कटवाए चेन्नई टू दिल्ली. चेन्नई में अपन बैठ गए और दिल्ली जाना है. कम से कम 24 या उससे ज्यादा घंटे लगते हैं ट्रेन को जाने के लिए. वहां कोई बुलेट ट्रेन तो बनने वाला नहीं है चेन्नई दिल्ली, तो 36 घंटे लगते हैं. अब चेन्नई में बैठ गया. अब बैठने के बाद क्या सीधा ट्रेन दिल्ली रुकेगा क्या, अरे नहीं, हजारों स्टेशन बीच में आएंगे. वहां हम उतरेंगे, कभी पानीपुरी खाएंगे, कभी कुछ वड़ा पाव खाएंगे, कभी कुछ खाएंगे. ट्रेन की जर्नी में मजा वही है ना, खाने पीने का. हर स्टेशन पे उतरो कुछ तो भी नया खाने को मिलता है. फिर वो खाओ, एक आध जूस का डब्बा पियो, फिर बैठ जाओ, फिर आगे उतरो, फिर नेक्स्ट स्टेशन पे उतरो, फिर हलचल करो, फिर आज के बैठ. तो देखो ये मैं उतर रहा हूं, चढ़ रहा हूं, सब कर रहा हूं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे अपन, कंटिन्यूअस जर्नी कहेंगे. क्योंकि मेरा टिकट कहां से कहां तक का लिया है, चेन्नई से दिल्ली का टिकट लिया है. तो दिस इज अ वन कंटिन्यूअस जर्नी. हो सकता है मैं बीच में स्टेशन पे उतरूं, खाऊं पीऊं, फिर बैठ जाऊं, फिर उतरूं, फिर बैठूं, फिर उतरूं, फिर बैठूं, बट दिस इज वन कंटिन्यूअस जर्नी. ठीक है, वेरी गुड. सिमिलरली प्लेन में भी होता है. प्लेन में कभी कभी डायरेक्ट फ्लाइट होती है, कभी कभी क्या होती है कि मिडवे रुकता है प्लेन. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर. एक होती है डायरेक्ट फ्लाइट, बैंगलोर सीधा दिल्ली से उड़ेगा, सीधा बैंगलोर में उतरेगा. लेकिन एक फ्लाइट है इंडिगो का जो दिल्ली से जाता है नागपुर. नागपुर में उतरेगा, कुछ पैसेंजर्स उतर जाएंगे, कुछ पैसेंजर्स वापस आएंगे, यानी नए पैसेंजर्स आ जाएंगे. मैं बेचारा वहीं का वहीं बैठा रहूंगा. फिर वो फ्लाइट वहां से टेक ऑफ करेगा, जाएगा पूना. फिर पूना में कुछ पैसेंजर्स उतर जाएंगे, कुछ नए पैसेंजर्स आ जाएंगे. मैं अपना वहीं का वहीं बैठा रहूंगा, बल्कि अभी तक तो सो जाऊंगा. फिर वहां से फ्लाइट उड़ेगा और जाएगा बैंगलोर. फिर मैं उठूंगा और निकलूंगा बाहर. तो देखो कितने लेग्स हुए, 3 लेग्स हुए. फ्लाइट 3 लेग्स में जा रही है, दिल्ली टू नागपुर, नागपुर टू पुणे, पुणे टू बैंगलोर. लेकिन मेरे लिए ये क्या है, दिस इज वन कंटिन्यूअस जर्नी. इसको एक कंटिन्यूअस जर्नी मानेंगे क्योंकि उन्होंने मेरे को एक टिकट दिया है पूरा यहां से कहां तक, बैंगलोर तक. तो इसको वन जर्नी मानेंगे. और उसका प्लेस क्या माना जाएगा, दिल्ली, जहां मैं फ्लाइट पे चढ़ा.
फ्लाइट पे बैठा, एंड नॉट 3 journeys. So it will not be considered as 3 journeys, it will be considered as 1 journey for Mr. Farooq Haq, who sits in the plane at Delhi and gets out at Bangalore. ठीक है, इसको 1 continuous journey माना जाएगा. तो continuous journey का डेफिनेशन हमने देखा था, याद होगा आप? वेरी गुड. नहीं याद आ रहा तो पहले जाके देखो उधर डेफिनेशन में, continuous journey. फिर उसमें एक पॉइंट है, देखो यहां तक समझ में आए? तो एम्बार्क का पॉइंट देखना है. अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है तो लोकेशन, वरना वेयर ही एम्बार्क्स. देन प्रोवाइडेड दैट वेयर द राइट टू पैसेज एंड राइट टू ट्रैवल, पैसेज वर्ड से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ट्रैवल लिख दो, राइट टू ट्रैवल इज गिवन फॉर फ्यूचर यूज. ये क्या होते हैं? फ्यूचर टिकट्स होते हैं. यानी अभी हम बुकिंग कर लेंगे. आजकल जो एयरलाइंस ने ये बंद कर दिया मोस्टली, पहले तो काफी होता था कि अपन टिकट्स बुक कर लेते थे. एयर इंडिया वगैरह में भी काफी था ये कि आप साल भर के 100 टिकट ऐसे बुक कर लो एट अ कंसोलिडेटेड प्राइस, तो काफी सस्ते मिल जाते थे. और फिर हमको जब भी डिसाइड करना है कि भाई मेरे को अभी यहां से यहां ट्रैवल करना है, तो फिर मैं कंपनी के पास जाता था, एयरलाइन कंपनी, और कहता था कि देखो मेरे पास टिकट है ऑलरेडी परचेज, अब मेरे को इसको आप यहां से यहां का टिकट बना दो, ओरिजिन डेस्टिनेशन लिख दो, फिर मैं यहां ट्रैवल कर लूंगा, ये टिकट यूज हो गया. यानी लाइक कूपन्स. सो यू कैन बाय द कूपन्स एंड देन यूज दीज कूपन्स व्हेन एवर यू रियली वांट टू ट्रैवल. तो इसमें एयरलाइंस को फायदा ये था कि उनके एडवांस बुकिंग हो जाते थे और पैसे आ जाते थे, और हमारा फायदा ये था कि हमको सस्ते मिल जाते थे, बिकॉज वी आर बाइंग बल्क कूपन्स बाई करते हैं, तो उसका डिस्काउंटेड रेट मिल जाता था. लेकिन आजकल क्या है कि एयरलाइंस ने ये बंद कर दिया है. आजकल क्या है कि बहुत ही डायनेमिक हो गया एयरलाइन इंडस्ट्री. डे टू डे पैसेंजर ट्रैवल, पैसेंजर कितना फ्लो है उसके हिसाब से रेट्स चेंज होते रहते हैं. टिकट का प्राइस भी आजकल कांस्टेंट नहीं है. आज देखूंगा तो प्राइस कम है, कल देखूंगा तो प्राइस बढ़ जाता है ना, फिर कब अचानक कम हो जाता है, डिस्काउंट लग जाता है, कुछ भी चलते रहता है आजकल. इट्स वेरी डायनेमिक नाउअडेज. तो इसलिए ये फ्यूचर राइट कोई बेचता नहीं है, लेकिन खैर लॉ में लिखा है कि अगर कोई हो तो हो भी सकता है, वी नेवर नो. तो फिर देखो क्या करना है. तो इसमें लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द राइट टू पैसेज इज गिवन फॉर फ्यूचर यूज. एक कूपन मान लो आपको मिल गया है जो फ्यूचर यूज का है, एंड द पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द राइट टू पैसेज. ये कूपन जब कंपनी आपको बेच रही है 5,000 रुपए में, तब आप कहां से जाएंगे ये मालूम नहीं है, कहां से एम्बार्क करने वाले मालूम नहीं है, क्योंकि अभी तो अपने डाला ही नहीं है उस पर हम कहां से कहां यूज करेंगे. तो फिर क्या होगा? देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस शैल बी डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, यानी कि जनरल रूल. तो जो जनरल रूल देखा था वो फिर यहां पे लगाने का है, फिर इसको यहां नहीं लेने का, फिर सबसेक्शन 9 में नहीं आएगा, ये जाएगा सबसेक्शन 2 के अंदर. तो सबसेक्शन 2 जो जनरल रूल है वो भी लगा दो. अगर एम्बार्केशन पॉइंट मालूम नहीं है तो सबसेक्शन 2 लगाओ, सिंपल. गुड. फिर एक एक्सप्लेनेशन है उसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग. क्या लिखा है देखो इसमें. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, द रिटर्न जर्नी शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी. रिटर्न को भी सेपरेट मानते हैं, उसको कंटिन्यूअस नहीं मानते, इज अ सेपरेट जर्नी. Even if the right to passage for onward and return journey is issued at the same time. हम टिकट तो नॉर्मली रिटर्न ही बुक करते ना, जाना आना. जैसे एक मल्टी सिटी का एग्जांपल दिया, यहां से वहां, फिर वहां से वहां, फिर वहां से वहां, फिर वहां से यहां, वो मल्टी सिटी कहलाता है. एक रिटर्न जर्नी होता है, यहां से वहां, वहां से यहां. नागपुर दिल्ली, दिल्ली नागपुर टिकट बुक किया. तो देखो मैंने टिकट बुक किया, एक एग्जांपल लेता हूं. एयरलाइन टिकट मैंने बुक किया है, ट्रैवलिंग फ्रॉम नागपुर टू दिल्ली ऑन 23rd of December एंड दिल्ली टू नागपुर रिटर्न जर्नी. तो उसको ऑनवर्ड एंड रिटर्न कहते हैं. तो ऑनवर्ड जर्नी है मेरा, यानी जाते समय नागपुर दिल्ली, और दिल्ली से रिटर्न है मेरा
ऑन 27th ऑफ डिसम्बर, ठीक है, तो दोनों जो है वो एक ही टिकट में आता है प्रिंट होके। नाउ द पॉइंट इज कि इसको कंटिन्यूअस जर्नी मानेंगे क्या? तो मैं ओरिजिनल कहां से बैठूंगा प्लेन के ऊपर? नागपुर से बैठने वाला हूं। आई एम गोइंग टू बोर्ड फ्रॉम नागपुर, तो ये बनेगा प्लेस। ये प्लेस किसके लिए? दोनों के लिए यही प्लेस रहेगा क्या? नहीं, दोनों के लिए ये प्लेस नहीं है। जो ऑनवर्ड जर्नी है उसके लिए प्लेस रहेगा नागपुर, क्योंकि यहां से हम प्लेन पे बैठने वाले हैं। लेकिन जो रिटर्न जर्नी है तो यहां बोला है कि उसको सेपरेट मानो, तो रिटर्न जर्नी के लिए प्लेस क्या रहेगा? दिल्ली विल बी द प्लेस। रिटर्न जर्नी का प्लेस दिल्ली रहेगा। तो यहां से जो मैं जा रहा हूं उसका टैक्स अलग जगह देना है, महाराष्ट्र में देना है, और वहां से जो आ रहे हैं उसका टैक्स दिल्ली में भरना है। जीएसटी हैज टू बी पेड इन दिल्ली। अच्छा, ये तो समझ में आए। तो अब इसका देखो एक इंप्लीकेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको समझाता हूं। व्हाट इफ वी आर ट्रैवलिंग टू आउटसाइड इंडिया? मैं जा रहा हूं नागपुर से मैं जाऊंगा दुबई। नागपुर से दुबई का टिकट बुक किया है, और ये जाने वाला हूं मैं 27th ऑफ दिसंबर को, और दुबई से नागपुर वापस आने वाला हूं 6th ऑफ जनवरी को, रिटर्न फ्लाइट। अब नागपुर से दुबई जाएंगे तो प्लेस क्या बनेगा? नागपुर, क्योंकि अपन फ्लाइट पे कहां से जाने वाले? नागपुर से। एम्बार्केशन पॉइंट इज नागपुर, तो नागपुर बिकम्स ए प्लेस। अगर ये प्लेस है तो इंडिया में है, इंडिया में है तो ये टैक्सेबल है ना? ये टैक्सेबल है, जीएसटी विल अप्लाई। नाउ व्हाट विल हैपन टू द रिटर्न फ्लाइट? बताओ, रिटर्न फ्लाइट में क्या होगा? अब रिटर्न फ्लाइट में प्लेस क्या हो जाएगा? दुबई, क्योंकि वहां से एम्बार्क होने वाले ना, एम्बार्केशन इज फ्रॉम दुबई, तो यहां पे दुबई बन जाएगा प्लेस ऑफ सर्विस। और ये प्लेस ऑफ सर्विस देखो इंडिया में है कि इंडिया के बाहर है? इंडिया के बाहर है। तो जो प्लेस इंडिया के बाहर है तो फिर इस पे जीएसटी लगेगा क्या? तो आंसर है नो, नो जीएसटी, बिकॉज द प्लेस इज आउटसाइड इंडिया। नो जीएसटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीन है अभी। ये जब गवर्नमेंट को समझ में आएगा ना कि ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट वो लाएंगे कि ताकि ये टिकट भी टैक्सेबल हो। लेकिन आज की तारीख में ये टिकट टैक्सेबल नहीं है। तो अगर आप रिटर्न टिकट बुक करते हो, यू आर गोइंग टू एनी फॉरेन कंट्री फ्रॉम इंडिया एंड कमिंग बैक लेटर ऑन, तो जो आपका फर्स्ट जर्नी है, फर्स्ट लेग, वो टैक्सेबल है, इस पे जीएसटी लगता है। लेकिन जो आपका रिटर्न लेग है उस पे जीएसटी नहीं लगता, इवन दो यू हैव बुक टिकट इन इंडिया। ये पूरा टिकट आपने दोनों इंडिया में ही बुक किया ना। एयरलाइन कंपनी भी अपनी है, इंडिगो या जो भी है, जेट एयरवेज, लेकिन रिटर्न फ्लाइट पे जीएसटी नहीं है। कीप दैट इन माइंड। चलो, आपको देखना है क्या? लेट मी टेल यू। देखो, अपन चेक करते हैं गो इंडिगो की साइट पे। नागपुर दुबई, 1 पैसेंजर, सर्च फ्लाइट। कुछ भी अपन डाल देते हैं, एनी डे। अपने को क्या करना है, कोई एक्चुअल बुकिंग थोड़ी करना है। तो ये इधर आ गया। ये देखो, कैन यू सी दिस? दिल्ली टू दुबई फ्लाइट दिखा रहा है, एयरबस 320 है, सैटरडे को जाएगा, नवंबर 4 को। तो नागपुर दिल्ली, दिल्ली दुबई, ऐसा कनेक्टिविटी है। फेयर दिया है, फ्यूल सरचार्ज, एडवांस पैसेंजर फी, ये सब, और सीजीएसटी एसजीएसटी महाराष्ट्र दिखा।
जीएसटी लग रहा है, क्योंकि ट्रैवल महाराष्ट्र से नागपुर से अपन बोर्ड कर रहे हैं ना, तो ये लगा 334 ओके। तो दुबई सॉरी यहां से जो अपन जा रहे हैं उस पे तो लगा। अब देखो दिल्ली नागपुर जब अपन रिटर्न आएंगे तो उसका नीचे आपको दिखाता हूं, दिल्ली नागपुर रिटर्न, तो रिटर्न फ्लाइट में अमाउंट दिया है, फ्यूल सरचार्ज वगैरह वो रहता है, वो सब है। यूएई पैसेंजर सर्विस जो वहां लगेगा, यूएई में टैक्स लगता होगा उनको, पैसेंजर फैसिलिटी चार्ज एंड यूएई पैसेंजर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फी, ये यूएई में लगेगा उनको, तो इसलिए मेरे पे लगा दिया। बट कैन यू सी द जीएसटी, ये रिटर्न फ्लाइट है, रिटर्न फ्लाइट में जीएसटी दिख रहा है नहीं, देयर इज नो जीएसटी। तो रिटर्न फ्लाइट पे जीएसटी नहीं है क्योंकि उसको सेपरेट माना है ना, और सेपरेट माना, और उसमें क्या है कि उसका प्लेस कहां रहेगा, दुबई, तो इसका प्लेस दुबई रहेगा क्योंकि यहां से अपन एम्बार्क करेंगे, वील गो ऑन द फ्लाइट इन दुबई, तो इस पे कोई जीएसटी नहीं है। गॉट इट, वेरी गुड। हा, तो वो एक्सप्लेनेशन में लिखा है, बड़ा काम का एक्सप्लेनेशन है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द रिटर्न जर्नी shall be treated as a separate journey even if the right to passage or for onward and return journey is issued at the same time। यानी मैंने बुकिंग एक साथ किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सेपरेट मानेंगे। ठीक है, तो फ्लाइट का समझ में आया, गुड। और ब्रेक इन जर्नी नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस जर्नी होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस जर्नी में एक बार और समझा दूं आपको, जैसे मैं जा रहा था, देखो इसमें भी नागपुर से दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली से दुबई जा रहा हूं, और इसका फ्लाइट जो बुक हुआ है, तो मैंने तो फ्लाइट नागपुर से दुबई बुक किया, बट सिंस द कंपनी डजंट हैव अ डायरेक्ट ऑपरेशन, तो वो मेरे को एक फ्लाइट में दिल्ली लेके जाएंगे और दिल्ली से दुबई कनेक्टिंग फ्लाइट, तो एक कनेक्टिंग फ्लाइट कहते हैं उसको। दिल्ली में उतरना पड़ेगा, प्लेन चेंज करना पड़ेगा, प्लेन को चेंज करके कनेक्टिंग फ्लाइट में आगे दुबई जाएंगे, बट दिस इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस जर्नी। इसको अपन वन कंटिन्यूअस जर्नी कहेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस जर्नी। ठीक है, सो इवन इफ द फ्लाइट चेंज इज रिक्वायर्ड, इट इज अ कंटिन्यूअस जर्नी, इट विल नॉट बी कॉल्ड एज ब्रेक। ब्रेक कब मानेंगे, जब मैं फ्लाइट को टर्मिनेट करके निकल जाता हूं एयरपोर्ट के बाहर, घूमता हूं फिरता हूं, मेरे काम निपटाऊंगा, फिर जाके मैं वापस दूसरा फ्लाइट कनेक्ट करूंगा, तो देन इट इज, और जहां बुकिंग सेपरेट है, so then it is not a continuous journey। लेकिन अगर बुकिंग एक है और फ्लाइट अवेलेबल नहीं होने की वजह से दो फ्लाइट पे बुक किया गया है, इट्स वन सिंगल जर्नी, तो उसको कंटिन्यूअस जर्नी मानेंगे। तो ये दोनों लेग्स में प्लेस क्या माना जाएगा, नागपुरिच माना जाएगा। द प्लेस ऑफ जर्नी इज फ्रॉम नागपुर ओनली। क्लियर, गुड। फिर चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नंबर 10। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस इंक्लूडिंग अ वेसल, एन एयरक्राफ्ट, अ ट्रेन और अ मोटर व्हीकल shall be the location of the first scheduled point of departure of that conveyance for the journey। गुड्स में भी यही पॉइंट आया था, सेक्शन 10 में देखा था ना अपन ने गुड्स में, तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि गुड्स जहां से लोड होगा, याद है, गुड्स जहां से लोड हो, खाने पीने की चीजें जो आपको बेची जाती है, तो जहां से लोड करेंगे वो पॉइंट लेंगे अपन। और सर्विस में क्या लिखेंगे, जहां से ये जर्नी शुरू हुई है। जैसे एयरक्राफ्ट की जर्नी शुरू हुई, तो एयरक्राफ्ट जाने वाला है दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से सिंगापुर, सिंगापुर से मलेशिया, मलेशिया में जाके रुक जाएगा, ये पूरा उसका जर्नी है। दिल्ली टू कहां से जाएगा, दिल्ली टू चेन्नई, चेन्नई टू सिंगापुर, सिंगापुर टू मलेशिया, ये एक फ्लाइट है, पूरा फ्लाइट प्लान उसका रहता है ना, तो फ्लाइट प्लान इसका ये मिला है, यहां से यहां, यहां से यहां करके वहां टर्मिनेट होगा, फिर उसके बाद वहां से शुरू होगा, फिर वापस इंडिया आएगा, तो वो नेक्स्ट फ्लाइट प्लान मिलता है उनको। तो एक जर्नी होती है, कंटिन्यूअस जर्नी कहते हैं उसको। तो ये जर्नी में जो फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर है वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सर्विस विच आर गिवन ऑन बोर्ड द
एयरक्राफ्ट। तो सर्विसेज ऑन बोर्ड दी एयरक्राफ्ट क्या होता है, बहुत सारे होते हैं। आजकल इंटरनेट सर्विस देते हैं वो। इफ यू वांट टू यूज इंटरनेट ऑन द फ्लाइट यू कैन बाई इट, इसमें कुछ पैसे रहते हैं, उतने पैसे से आप बाई कर लो। फिर और भी सर्विसेज होंगे कुछ, गॉड नोस क्या क्या सर्विसेज हो सकते हैं। आजकल तो फ्लाइट्स ऐसे हो गए कि बाप रे, पूरा डिफरेंट थिंग्स आर देयर। तो भी फ्लाइट पे तो चलो कम सर्विसेज होती है। क्रूज शिप देख लो, तो क्रूज शिप्स के ऊपर तो कितने सारे सर्विसेज होते हैं, बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। यू कैन टेक एनी सर्विस। तो ये सारे सर्विसेज जो दिए जाएंगे कन्वेयंस के ऊपर या ट्रेन के ऊपर या जो भी है, तो उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर जो है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सर्विस। राजधानी दिल्ली चेन्नई राजधानी, तो दिल्ली से शुरू हुई राजधानी और कहां खत्म होंगी, चेन्नई में। तो दिल्ली जो भी सर्विसेज ऑन बोर्ड दिए जाएंगे कहीं भी बीच में, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या है, दिल्ली। तो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सर्विस। फिर चेन्नई से राजधानी निकलेगी, दिल्ली आएगी, तो चेन्नई विल बी द प्लेस ऑफ सर्विस। और क्रूज शिप के ऊपर सर्विसेज दिए गए तो फर्स्ट पोर्ट ऑफ डिपार्चर जो था उसका, जहां से जर्नी शुरू हुई, वो मानेंगे। तो वो भी सिंपल है। फिर उसके बाद चलते हैं नंबर 11 पे, लंबा है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल एंड डायरेक्ट टू होम टेलीविजन, DTH जो अपन यूज करते हैं आजकल, टाटा स्काई वगैरह। टू एनी पर्सन शैल, तो इसमें टेलीकॉम भी आ गया, यानी मोबाइल फोन जैसा फोन सर्विसेज आ गए, डेटा ट्रांसफर यानी डेटा सर्विसेज आ गए, जो अपन डेटा सर्विसेज इतने GB डेटा जो मिलता है। फिर ब्रॉडकास्टिंग सर्विस आ गया, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग जो होता है, सीरियल्स वगैरह, यूजस टेलीकॉम और वो सब उसमें ब्रॉडकास्टिंग में। फिर केबल सर्विस, पुराने जमाने में जो केबल लगते थे, आजकल DTH है, डायरेक्ट टू होम। तो ये सारे इसमें आ गए। अब देखो इसमें क्या बोला है, एक क्लॉज में है, इन केस ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन, यानी वो घर पे जो पहले लगा होता था ना, BSNL का डब्बा, उसको उठा के डायल करते थे। आजकल बटन वाली भी आ गए, लेकिन फिक्स लाइन। तो फिक्स लाइन, देन लीज्ड सर्किट्स जो कंपनीज यूज करती है, लीज सर्किट्स बैंडविड्थ के लिए। देन इंटरनेट लीज सर्किट, केबल और डिश एंटेना, be the location where the telecommunication line or the lease circuit or the cable connection or the dish antenna is installed for the receipt of services. Simple. जहां पे इंस्टॉलेशन है, हमारे घर पे फोन लगा है तो हमारा घर प्लेस ऑफ सर्विस है, हमारे ऑफिस में फोन लगा है तो ऑफिस प्लेस ऑफ सर्विस, डिश एंटीना घर पे लगा है तो घर प्लेस ऑफ सर्विस, डिश एंटीना ऑफिस में लगा है तो ऑफिस प्लेस ऑफ सर्विस। जहां भी वो डिश एंटीना लगेगा टाटा स्काई का, दैट इज द प्लेस ऑफ सर्विस। सिमिलरली जो लीज लाइंस होते हैं, जो हमारे ऑफिस में हमने लीज लाइन लेके रखा है, इंटरनेट ब्रॉडबैंड लीज लाइन, तो हमारे ऑफिस को प्लेस ऑफ सर्विस मानेंगे। सिंपल। तो फिक्स्ड वाले जितने भी होते हैं वहां तो सिंपल है कि जो जहां पे वो सर्विस लगी हुई है दैट इज द प्लेस ऑफ सर्विस। फिर सेकेंड पॉइंट में आता है मोबाइल कनेक्शन। आप मोबाइल लेके घूमते हो, अब मोबाइल में तो कोई फिक्स प्लेस होता नहीं, तो वहां क्या करना देखो। In case of mobile connection for telecommunication and internet services provided on post-paid basis, post-paid को अंडरलाइन करो, जैसे मेरा फोन है post-paid है, be the location of billing address, तो मेरा जो बिलिंग एड्रेस है that will be the place of service। फारूक हक का जो बिलिंग एड्रेस है उसमें रहता है ना बिलिंग एड्रेस, जहां पे अपने को बिल आता है, that is the place of service। So billing address of the recipient of service on record of the supplier of service। अब मैं चाहे ये फोन को रोमिंग में यूज करूं अलग अलग स्टेट्स में, या मेरी स्टेट में यूज करूं कि कहीं पर भी करूं, मेरा जो बिलिंग एड्रेस है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सर्विस। थर्ड में लिखा है कि इन केस वेयर द मोबाइल कनेक्शन फॉर टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्विस एंड DTH टेलीविजन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन प्री पेमेंट बेसिस। प्रीपेड कार्ड्स अगर आप यूज करते हो, प्रीपेड कार्ड इंक्लूडिंग DTH में भी प्रीपेड भी होते हैं, थ्रू अ वाउचर और अदर मीन्स, वाउचर और अदर मीन्स से आप यूज करते हो। वाउचर्स आप लेते हो ना, आप प्रीपेड यूज कर देगा तो वो
वाउचर लेना पड़ता है, उसको स्क्रैच करके नंबर होता है, फिर नंबर डालते तो अपने को चार्ज मिल जाता है फोन के ऊपर, फिर अपन यूज करते, फिर खत्म होता है, फिर एक वाउचर खरीदते हैं। तो वहां पे प्लेस क्या माना जाएगा देखो, तो वाउचर और अदर मीन्स, देन उसमें 2 पॉइंट दिए, थ्रू अ सेलिंग एजेंट, ये वाउचर के सेलिंग एजेंट्स होते हैं, आप उनके पास जाओ वाउचर खरीद लो, कोई भी किराने की दुकान, तो यहां वहां कहीं भी वाउचर्स मिलते हैं ना, तो दे आर दी सेलिंग एजेंट्स ऑफ द कंपनी। वोडाफोन के सेलिंग एजेंट्स है, एयरटेल के सेलिंग एजेंट्स है, आइडिया के सेलिंग एजेंट्स है, हजारों दुकानदार, ये पान ठेले वाले भी सेलिंग एजेंट होते हैं। तो लोग पान भी खाते हैं, वहां से एक वाउचर खरीदते हैं, चल 30 रुपए का वाउचर रिचार्ज कराते है ना। तो उसमें प्लेस ऑफ सर्विस क्या मानेंगे देखो, तो लिखा है थ्रू अ सेलिंग एजेंट और अ रीसेलर or a distributor of subscriber identity module card or recharge voucher be the address of the selling agent, address of selling agent or the reseller or the distributor as per the record of the supplier at the time of supply। तो एयरटेल को मालूम है कि उसने ये वाउचर्स कहां पे दिए हुए हैं, कौन सी किराने की दुकान को दिए हुए हैं, उसको मालूम है। तो वो जो किराने की दुकान का प्लेस होगा, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, कैसे रिकॉर्ड रखेंगे साला, समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। खैर, लेकिन मालूम है ना कि एयरटेल कंपनी ने अपने एजेंट्स को जितने वाउचर्स बेचे, तो वो जिसको बेचे उसका जो प्लेस होगा, जिस डिस्ट्रीब्यूटर को दिया उसका जो प्लेस होगा, वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सर्विस। क्योंकि एयरटेल को भी नहीं मालूम ना कि वहां से वो कौन आदमी को वाउचर बेचने वाला है, वो तो उसको भी नहीं मालूम। दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, लेकिन मोबाइल रिचार्ज वाउचर पे नहीं लिखा होता है सब्सक्राइबर का नाम। तो मैं एयरटेल कंपनी हूं, मेरा एक डीलर है, एक गांव में एक पान ठेले वाला है, वो डीलर है अपना, वहां पे रिचार्ज वाउचर्स बेचता है। तो हमने आज उसको 2000 वाउचर्स बेचे, उसको दिए, तो बस उसका जो प्लेस होगा वो प्लेस ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा, खत्म। अब वहां उसकी दुकान से कौन आदमी आके वाउचर खरीदता है और अपना मोबाइल रिचार्ज कराता है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। जैसे ही मैंने ये मोबाइल रिचार्ज कूपन्स बेच दिए, प्लेस ऑफ सर्विस डिटरमिन हो गया, वी हैव टू पे द जीएसटी। ठीक है, ये तो ये सेलिंग एजेंट्स के थ्रू हो गया। दूसरा पॉइंट यह है कि बाय एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर, बाय एनी पर्सन टू अ फाइनल सब्सक्राइबर be the location where such prepayment is received or such vouchers are sold। अभी बोला है कि अगर कोई सेलिंग एजेंट नहीं है, तो वहां लिखा है, इसे सी से वापस पढ़ो, इन केस वे मोबाइल कनेक्शन और टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विस एंड डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विस आर प्रोवाइडेड ऑन प्रीपेमेंट बेसिस थ्रू अ वाउचर और एनी अदर मीन्स बाय एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर। तो यहां बाय एनी पर्सन जो बोला है, ये ऑपरेटर खुद है, यानी ये ऑपरेटर खुद है, सेलिंग एजेंट नहीं है, तो ऑपरेटर खुद का ऑफिस है, आइडिया का ही एक ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, वहां से वो लोग वाउचर किसी को दे रहे हैं, या एयरटेल का खुद का एक ऑफिस जहां से वो वाउचर किसी को दे रहा है। देयर इज नो सेलिंग एजेंट, मींस दे आर नॉट सेलिंग द प्रीपेड कूपन्स टू सेलिंग एजेंट्स, दे हैव इट एट देयर ओन ऑफिस एंड दे आर गिविंग इट टू डायरेक्टली द सब्सक्राइबर। तो फिर ये लगेगा पॉइंट नंबर 2। तो क्या बोला है कि अगर वो सीधा फाइनल सब्सक्राइबर को बेचेगा, यानी मोबाइल फोन वाले को, सो बी द लोकेशन वेयर सच प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड, तो उसके ऑफिस में प्रीपेमेंट रिसीव होगा, लोग पैसा देंगे, वाउचर खरीद के लेके जाएंगे या रिचार्ज करा के लेके जाएंगे, है ना। तो वो प्लेस। डी पॉइंट में लिखा है इन एनी अदर केस, in any case be the address of the recipient as per the records of the supplier of service, and where such address is not available the place of supply shall be location of the supplier himself। कुछ नहीं मिल रहा तो फिर सप्लायर का खुद का प्लेस ले लो, खत्म। हाँ, तो ABCD, पहला फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन ए में है, दूसरे में मोबाइल कनेक्शन है पोस्टपेड, सी में प्रीपेड वाले हैं, और इसके अलावा भी अगर कुछ बच गया, कोई अलग ही टाइप की सर्विस है, तो फिर डी में आएगा। रेसिपिएंट का एड्रेस अगर मालूम है तो वो ले लो, नहीं मालूम तो सप्लायर का प्लेस। ओके, फिर उसमें प्रोविजोज है। देखो, पहला प्रोविजो है
that provided where the address of the recipient as per the records of the supplier of service is not available. रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है. आजकल तो इंटरनेट और ये सब में तो पॉसिबल नहीं है. वो आधार से लिंक और मालूम नहीं क्या क्या से लिंक कर रहे हैं, तो एड्रेस तो मालूम ही रहना है. लेकिन मान लो कि नहीं मालूम, रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं मालूम, तो फिर क्या करना. द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस. सिंपल है. एंड सेकेंड प्रोविजन ज्यादा काम का है. Provided further that if such prepaid service is availed or the recharge is made through internet banking. अरे आजकल प्रीपेड टू इंटरनेट बैंकिंग से भी होता है ना. पेटीएम से भी आप अपने फोन को रिचार्ज करा सकते, कहां से भी करा सकते. तो आपको कोई वाउचर खरीदने की जरूरत नहीं है. तो फिर क्या करेंगे. अगर इंटरनेट बैंकिंग से आपने रिचार्ज करवाए तो क्या करेंगे. और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, द लोकेशन of the recipient of service on the record of the supplier of service shall be the place of supply of such service. तो जो आपका लोकेशन है फिर उसको देखेंगे. तो उसमें क्या है कि जब आप ऑनलाइन रिचार्ज कराते हो तो आपको एड्रेस डालना पड़ेगा. जैसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालोगे तो उसका एड्रेस डालना पड़ता है ना अपने को. तो फिर वो जो प्लेस आप डालोगे वो मान लिया जाएगा. और एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि whether लीज सर्किट इज इंस्टॉल्ड इन मोर देन वन स्टेट. फिर यहां वही है कि अगर लीज सर्किट, हमारी कंपनी है, आईटी कंपनी हम, और हमने एयरटेल से लीज सर्किट्स लिए हैं. हमारे 5 स्टेट्स में ऑफिसेज है और हमने कॉन्ट्रैक्ट एयरटेल से किया है या बीएसएनएल से किया है फॉर लीज सर्किट्स. तो फिर क्या करेंगे. तो फिर वही है, अलग अलग स्टेट वाले में सब में सेम एक्सप्लेनेशन है कि अगर बीएसएनएल ने अलग अलग कोटेशन दिया है और अलग अलग बिलिंग कर रहे हैं, वो सबके लिए कोटेशन अलग अलग है, प्राइस मालूम है, तो अलग अलग कर देंगे. नहीं तो फिर एज में भी प्रिस्क्राइब. फिर 12 नंबर पे आ जाओ. बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस टू एनी पर्सन. स्टॉक ब्रोकिंग में स्टॉक ब्रोकर जो है तो वो लगाएंगे. To any person shall be the location of recipient of service on record of the supplier of service. तो बैंक के पास अपना रिकॉर्ड रहता है. अगर हमारा अकाउंट है उधर तो फिर हमारा रिकॉर्ड रहेगा, एड्रेस रहेगा, तो वो ले लेंगे. और अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल नहीं है ऑन रिकॉर्ड विद द बैंक, मान लो कि एक आदमी आया उधर, एक स्टूडेंट गया जिसका कोई बैंक में अकाउंट नहीं है, वो जाता है एसबीआई में और कहता है मेरे को एक डीडी बनाना है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स को भेजने के लिए एग्जाम फीस. डीडी बनाना पड़ता ना. तो आपका बैंक में अकाउंट होना जरूरी है क्या. नहीं, आप पैसे लेके जाओ, डीडी कमीशन पे करो और डीडी बनवा के निकल लो. तो वो डीडी कमीशन पे फिर जो जीएसटी लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे. तुम्हारा एड्रेस तो है ही नहीं उनके पास. तो फिर देखेंगे द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ द सप्लायर. जिस बैंक के ब्रांच ने तुम्हारा डीडी बनाया वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा. खत्म. जिस ब्रांच से डीडी बना वो ब्रांच का जो एड्रेस है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. फिर आता है सेकेंड लास्ट पॉइंट. लंबी जर्नी खत्म होने वाली है, डोंट वरी. द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विस शैल, ये फिर वही फॉर्मूला है. रजिस्टर्ड पर्सन को इंश्योरेंस दिया तो उसका लोकेशन, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस के फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, तो रिलायंस तो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, अपने को मालूम है. तो उसकी फैक्ट्री जो एक रजिस्टर्ड प्लेस है उसका इंश्योरेंस करवाया तो वो प्लेस माना जाएगा. और अगर उसका कोई वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, जैसे आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया होगा, तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो क्या. नहीं. तो फिर लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, वो आपसे एड्रेस देगा. बताओ आपका नाम, एड्रेस क्या है. इंश्योरेंस करने के लिए एड्रेस तो लेगा ना आपका, तो वो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड माना जाएगा. तो वो जो एड्रेस आप दोगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज द प्लेस ऑफ सर्विस. तो वो इंश्योरेंस हुआ. और आखिरी जो है उसमें है सप्लाई ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विस. लेकिन नॉर्मल एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट है गवर्नमेंट को सर्विस दिया. गवर्नमेंट के जो एडवर्टीजमेंट्स निकलते हैं ना न्यूज़पेपर्स, चैनल्स वगैरह पे, तो वो हमने अगर सर्विस गवर्नमेंट को दिया है, गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट करने का सर्विस दिया है, तो फिर उसका प्लेस क्या होगा. देखो
place of supply of advertisement service to the central government, state government, statutory body, statutory corporations जो होते हैं LIC वगैरह, उनको ऐड किया, उनके ऐड जाते हैं ना पेपर में, हमने उनको सर्विस दिया है, या लोकल अथॉरिटी meant for the states or union territories identified in the contract or agreement shall be taken as being in each such state or union territory, and the value of such supply specific to such state or union territory shall be in proportion to the amount attributable to services provided by way of dissemination in the respective states or union territories, as may be determined in terms of the contract or agreement entered into in this regard, or in the absence of such contract or agreement in the manner as may be prescribed. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि पूरे इंडिया में ऐड करना है, मैंने कहा कर देंगे भैया आपका ऐड, हर न्यूज़पेपर में ऐड करना है। तो जो एग्रीमेंट बनेगा उसमें अगर लिखा है कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया में इतने एड्स देंगे, इसमें इतने देंगे, उसमें इतने देंगे, और कौन से स्टेट्स में कितने कितने देंगे, अगर ये पहले से डिवाइडेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसके हिसाब से ले लो एग्रीमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इतने पॉइंट्स हैं। तो सबसेक्शन 2 जनरल है और फिर 3 से 14 जो है ये स्पेसिफिक प्रोविजंस है। फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ सेक्शन 12 दिया है। तो ये कुछ नहीं है, जो मैंने आपको पूरा समझा है वही है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है। पूरे चार्ट्स दिए हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। जनरल कैसा होता है वो पहले पॉइंट में दिया है। फिर स्पेशल प्रोविजंस जो है सबसेक्शन 2 ऑनवर्ड्स, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट, वेसल, ये हमने देखा था। ये सब एक बार आप पढ़ेंगे अच्छे से। फिर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस हमने देखी, जिसमें रेस्टोरेंट वगैरह, ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ये सब हमने पढ़ा था। फिर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल हमने देखा, तो वो दिया है। फिर उसके बाद एडमिशन टू एन इवेंट और एंसिलरी सर्विसेज रिलेटेड टू सच इवेंट, वो देखा था हमने, एडमिशन वाला। और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट भी देखा था। एक एडमिशन था, एक ऑर्गेनाइजिंग था, दो अलग अलग थे। फिर उसके बाद था तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल एंड कुरियर, वो भी हमने पढ़ा था। फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी हमने देखा। और उसके बाद में ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस भी देखा, सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, फर्स्ट डिपार्चर का जो प्लेस है वो। और उसके बाद आप आ जाओ जे पॉइंट के अंदर। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, करेक्शन सिर्फ एरोज का है, बाकी चार्ट बराबर है। तो आपके बुक में देखो टेलीकम्युनिकेशन वाला, क्योंकि इतना बड़ा था तो एरोज में मिस्टेक हो गई है वहां। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है उसके अंदर 3 दिए होंगे, 1, 2 एंड 3, है ना। तो जो थर्ड वाला है ना, वो एक्चुअली ये फर्स्ट पॉइंट का नहीं है, वो सेकंड पॉइंट का है, पोस्ट पेड सर्विस का पॉइंट है ये। बिलिंग एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल या बिलिंग एड्रेस नॉट अवेलेबल, ये जो 2 पॉइंट है ना वो पोस्ट पेड के हैं। तो ये वाला आपके बुक में यहां पे आ गया होगा, उसको ये वाला एरो कट करके इधर से डाल दो। और ये वाला जो पॉइंट है प्रोवाइडेड थ्रू सेलिंग एजेंट वाला, ये वाला, ये इधर आ गया है, उसको हटा के उधर कर दो। बस 2 चेंजेस करना है। तो ये वाला पॉइंट फर्स्ट में से निकाल के सेकेंड में डालो, ठीक है, ये वाला एक करेक्शन है। और ये जो पॉइंट है ये इधर आ गया है, तो उसको भी आप इधर कर दो, ठीक है, फिर वो बराबर हो जाएगा। गुड। फिर वो बैंकिंग सर्विस और वो सब देखा था अपन ने, फिर इंश्योरेंस सर्विस भी देखा था। और फिर उसके बाद एम पॉइंट में आओ, पॉइंट नंबर एम में आ जाओ। ये एडवर्टाइजिंग वाला भी देखा था। तो एडवर्टाइजिंग में ये देखा था ना अपन ने कि किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को एडवर्टाइजमेंट सर्विस देता है बाय वे ऑफ डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, पैम्फलेट्स बांटना, ये वो मैंने बताया था ना। तो उसके अंदर अगर अपन एक ही गवर्नमेंट को दे रहे और उसी स्टेट के अंदर दे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग स्टेट में सर्विस जा रही है
तो फिर डिवाइड कैसे करना? तो वहां ये लिखा था ना कि एज में बी प्रिस्क्राइब, डिवीजन विल बी डन ऑन सच बेसिस एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। तो उसका नोटिफिकेशन है वो अपन यहां स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वो देखो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 है। तो पहले पॉइंट फिर से पढ़ लो कि एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन्वॉल्विंग डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन यानी बांटना, ऑफ मटेरियल, जैसे पैम्फलेट्स बांटना या जो भी है, एडवर्टाइजिंग मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेमिनेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाइड टू द गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी will be the location of such dissemination, and where it is identifiable to a specific state, then that would be the place of supply, and where the disseminated over number of states, then the rule of proportion will be applied. तो ये proportion जो है वो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, तो वो अपने को स्टडी करना है। देखो The board's guidelines deals with determination of proportion of value attributable to different states or UTs in case of advertisement service applied to government, statutory body or local authority, so and so, in the absence of any contract between supplier and recipient of service. तो recipient कौन है? गवर्नमेंट है, सप्लायर मैं हूं, मैं एडवर्टाइजमेंट करके दे रहा हूं गवर्नमेंट के लिए। तो अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं है कोई कि कौन से स्टेट में मैं कितना दूंगा, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो फिर तो उस रेशियो में डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कैसे करना? तो देखो पहला पॉइंट, इन केस ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिकेशंस, यानी हमारा जो एड पब्लिश किया हमने गवर्नमेंट के बिहाफ में, वो न्यूज़पेपर या कोई पब्लिकेशंस में किया है, देन अमाउंट पेएबल फॉर पब्लिशिंग एंड एडवर्टाइजमेंट इन ऑल द एडिशंस ऑफ अ न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन अ स्टेट और यूटी, कौन से स्टेट या यूटी में पब्लिश हुआ ये अपने को देखना है। The value shall be value of advertisement service attributable to dissemination in such state or UT. तो मैंने गवर्नमेंट के लिए 10 न्यूज़पेपर में ऐड डाला, तो अब देखो कि कौन से न्यूज़पेपर कहां पब्लिश हुए, ये अपने को देखना है। तो जो न्यूज़पेपर जहां पब्लिश होगा उतना उतना वैल्यू अपोर्शन कर देंगे अपन, सिंपल, ठीक है। और जितने भी एडिशंस में हुआ है वो सब एडिशन को देखो, तो 5 न्यूज़पेपर वेस्ट बंगाल के थे, 2 न्यूज़पेपर छत्तीसगढ़ के थे, 3 न्यूज़पेपर महाराष्ट्र के थे, तो उस हिसाब से उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। दूसरा, इन केस ऑफ प्रिंटेड मटेरियल लाइक पैम्फलेट्स, लीफलेट्स एक्सेट्रा, अमाउंट पेएबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सच मटेरियल शैल फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन। नंबर यानी कितने पैम्फलेट्स छपे? 50,000। 50,000 में से कितने महाराष्ट्र में गए? 2,000। तमिलनाडु में 4,000, आंध्रा में 2,000, तेलंगाना में 8,000, केरला में 5,000, सिंपल। तो जितने पैम्फलेट जहां जहां गए बंटने के लिए उस हिसाब से अपन वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उतना सर्विस केरला में, उतना सर्विस तमिलनाडु में, उतना सर्विस आंध्रा में, उतना सर्विस कर्नाटका में, उतना सर्विस महाराष्ट्र में, ऐसा माना जाएगा। सो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो डिवीजन है वो कितने पैम्फलेट्स कहां पर गए डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए उस पे होगा। देन इन केस ऑफ होर्डिंग्स, होर्डिंग जो शहरों में लगती है, अदर देन ट्रेन्स, ट्रेन्स को छोड़ के, क्योंकि ट्रेन तो मूविंग है, यहां अपन कौन से होर्डिंग की बात करें? जो फिक्स्ड है। अमाउंट पेएबल फॉर होर्डिंग्स लोकेटेड इन ईच स्टेट और यूटी शैल बी द बेसिस। सिंपल है ना, कौन सा होर्डिंग का है देखो, उसके लिए कितना अमाउंट दिया वो देखो, फिनिश। तो उतने उतने अमाउंट का प्लेस ऑफ सर्विस वो स्टेट होगा, सिंपल। कितने होर्डिंग कौन से स्टेट में लगे और कितना कितना पैसा उसके लिए दिया गया, सिंपल। फिर उसके बाद वेयर द एडवर्टाइजमेंट्स आर प्लेस्ड ऑन ट्रेन्स, ये इंटरेस्टिंग है। ट्रेन तो मूविंग है ना, ट्रेन तो अलग अलग स्टेट के थ्रू जाती है तो ट्रेन में नहीं वो छापते हैं एडवर्टीजमेंट्स, उसका ब्रेकअप कैसे करना देखो। ब्रेकअप ऑफ अमाउंट पेएबल बेसिस रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक इन ईच स्टेट और यूटी फॉर दैट ट्रेन शैल बी द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी दिल्ली से जैसे तमिलनाडु एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से सीधा चेन्नई चलती है, जितने भी स्टेट्स बीच में आते हैं
वो सब का काउंट किया जाएगा कितने स्टेट आते हैं और कितने किलोमीटर ट्रैक कौन से स्टेट से होके गुजरती है। तो मान लो अगर 7 स्टेट्स इन बिटवीन और 7 स्टेट्स में ट्रैक का लेंथ कितना है वो अपन देखेंगे। तो दिल्ली में 50 किलोमीटर, फिर यूपी में 40 किलोमीटर, फिर एमपी के अंदर 800 किलोमीटर, फिर महाराष्ट्र में 700 किलोमीटर, फिर आंध्र प्रदेश में कितने किलोमीटर, फिर उसके बाद कर्नाटका में कितने, फिर तमिलनाडु पहुंचेगा तो वहां कितने किलोमीटर। तो अगर एक ट्रेन है इतने सारे स्टेट से होते हुए गुजर रही है और उस ट्रेन में एडवर्टीजमेंट किया है, तो अपन लेंथ देखेंगे, एक्चुअल किलोमीटर्स, कितने किलोमीटर कौन से स्टेट के अंदर आते हैं, ये ट्रेन कहां से कहां चलती है और कौन से स्टेट से होते हुए गुजरती है, कितने किलोमीटर एक एक स्टेट में आते हैं, उस रेशियो में अपन उसको डिवाइड करेंगे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इतने सारे स्टेट्स बनेगा और जो टोटल वैल्यू है उसको ये प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे और फिर अलग अलग स्टेट में टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। हा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद देखो ई क्लॉज। इन केस ऑफ एडवर्टीजमेंट्स ऑन रेलवे टिकट्स, अब ट्रेन के ऊपर ना हो के अगर टिकट के पीछे के साइड में नहीं एडवर्टीजमेंट छपता है, अगर वो है, देन द ब्रेकअप कैलकुलेटेड basis of ratio of number of railway stations in each state or UT when applied to the amount payable for such advertisements shall constitute value of advertisement service। यानी अगर अपन ने टिकट के ऊपर छापा है तो ये देखो कि कौन से स्टेट में कितने स्टेशंस थे, नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस इन ईच स्टेट, उस पे डिवाइड होगा। माथा फोड़ दूंगा मैं तो एक दिन। खैर अच्छा है मैं तो पास हो गया हूं, आपको रट्टा मारने का है। देन इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑन बैक ऑफ यूटिलिटी बिल्स, जैसे टेलीफोन बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके ऊपर अगर एडवर्टीजमेंट छपा है तो देखो यूटिलिटी बिल्स ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सब आ गए। Amount payable for advertisements on bills pertaining to consumers having billing addresses in such states or union territory shall be considered। यानी अगर अपन ने 2 लाख बिल्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट छापा, 2 लाख बिल के ऊपर छापा, वो 2 लाख बिल के जो कंज्यूमर्स है वो कहां थे वो देखो। तो 10,000 कंज्यूमर्स आंध्रा में थे, 4,000 कंज्यूमर इसमें थे, 5,000 कंज्यूमर और कोई स्टेट में थे। तो वो कंज्यूमर्स कितने कहां थे जिनके बिल के पीछे में एडवर्टीजमेंट छपा है, दैट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन। उसके बाद एडवर्टीजमेंट्स ऑन टेलीविजन चैनल्स अगर है, देन सेम शैल बी डिटरमिन ऑन द बेस ऑफ व्यूअरशिप इन ईच स्टेट। अब ये सबसे खतरनाक है, व्यूअरशिप इन ईच स्टेट। अरे कौन सा चैनल कहां पे कौन से स्टेट में कितना व्यूअरशिप है कहां से पता चलेगा ये? लेकिन गवर्नमेंट का एक रिकॉर्ड रहता है, व्यूअरशिप रिकॉर्ड, नहीं उसके बेसिस वो टीआरपी रेटिंग्स भी आते हैं। आई डोंट नो हाउ इट इज मेजर्ड, बट गवर्नमेंट का कोई तो भी फंडा होगा व्यूअरशिप निकालने का, उसके बेसिस पे डिवाइड करो बोलते हैं। और आखिरी में है अमाउंट पेएबल टू अ सिनेमा हॉल और स्क्रीन्स इन अ मल्टीप्लेक्स। अगर मल्टीप्लेक्स में ऐड डाला है गवर्नमेंट का तो फिर क्या होगा देखो, रेशियो ऑफ internet subscribers and telecom subscribers in these states will form the basis। यानी सिनेमा हॉल में ऐड छापा है तो सिनेमा हॉल का तो कैसे देखेंगे पता नहीं, तो उन्होंने बोला कि जो इंटरनेट सब्सक्राइबर्स है वो स्टेट में, या टेलीफोन सब्सक्राइबर्स, टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स, उसके रेशियो में आप डिवाइड करो। माय गुडनेस, हाँ समझ में आ रहा है ना? तो 2 बार इसको पढ़ के रखने का है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी।